कौन अभी हम लोग मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन का। ठीक है, इसके पीछे आपको रेगुलर क्लास अपलोड होगा, आई होप वहाँ आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट को, जितने भी मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन में जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको एक बार ओवरव्यू रिवीजन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही फ़ायदा कर जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक आपको जो पढ़े होंगे उसको एक बार याद आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़े थे, और रेगुलर क्लास देखे होंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर जो नहीं भी पढ़े थे उनको भी ये एक बार दो बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप उस एग्ज़ाम में जाकर उससे रिलेटेड पॉइंट आप लिख सके। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो एक बार मैराथन को ओवरव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद रिपीटेड देख लीजिएगा। जो कभी नहीं पढ़े वो रिपीटेड देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और जिनका पढ़ा हुआ है रेगुलर क्लास वो बस एक बार रिवीजन करते चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपका मटेरियल टेस्टिंग था उसमें 3 मॉड्यूल करके दिया हुआ था, जिसमें आपको पहला में मटेरियल पढ़ना, फिर टेस्ट करना, फिर स्टैंडर्ड मटेरियल का जितने भी मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसको अभी जस्ट पढ़ेंगे भी और उसका टेस्ट भी कर लेंगे। मॉड्यूल वाइज नहीं करेंगे, मॉड्यूल वाइज में कंफ्यूजनिंग हो जाएगा। पहले कुल मटेरियल पढ़ लिए फिर टेस्ट पढ़ने जाएंगे तो पता चला कि पीछे वाला कुल मटेरियल भूल गए क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट करने के टाइम फिर से मटेरियल को डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आपके आसानी के लिए, आपके सुविधा के लिए, जो जल्दी से याद हो जाए, क्या करें, मटेरियल पढ़े। जो जैसे सीमेंट पढ़ रहे हैं तो सीमेंट का क्या है, सीमेंट में कंपोनेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, और उसके साथ इसका टाइप्स क्या है, उसका टेस्ट क्या है, सब एक ही में पढ़ ले। ठीक है, तो सीमेंट टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। सीमेंट टॉपिक को ही कवर कर लेना, फिर उसी तरह से पेंट को कवर कर लेना। पेंट भी आपका बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है। वर्निसेस हो गया, टिम्बर हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, जो भी सैंड हो गया, कंक्रीट हो गया, सभी को हम लोग बारी बारी से क्या कर लेते हैं, सभी मटेरियल को पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो पहला हम लोग उठा रहे हैं, सीमेंट उठा रहे हैं। सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब, अगर आपको जैसे 2 ब्रिक को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे एक मोटार डालते हैं। मोटार क्या होता है, तो सीमेंट सैंड वाटर का मिक्सचर होता है। अगर ये तीनों को मिलाते हैं, सीमेंट को, सैंड को, वाटर को, तो जो पेस्ट तैयार होता है उसी को मोटार बोलते हैं। तो अगर आप खाली सैंड में वाटर मिला दीजिएगा, पानी मिला दीजिएगा, तो ये बाइंड करेगा, सूखने के बाद फिर सब बालू अलग अलग हो जाएगा। तो सीमेंट डालने से क्या हो जाता है, बाइंडिंग मटेरियल, एक पेस्ट तैयार हो जाता है, और वो बाइंड करके रखता है किसको, सैंड को, वाटर को और सीमेंट को, सब। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं सीमेंट को। ठीक है, तो इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। सीमेंट जो होता है कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी दोनों को रखता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, सीमेंट इज मेड बाई एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सच एज लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर डाइऑक्साइड, अल्कलीज, ईटीसी। जो सीमेंट होता है किस किस इंग्रेडिएंट मिलकर, किस किस रॉ मटेरियल मिलकर बना होता है, तो लाइम से मिलकर बना होता है, सिलिका से मिलकर बना होता है, एल्यूमिना से, कैल्शियम सल्फेट से, आयरन ऑक्साइड से, मैग्नीशिया से, सल्फर डाइऑक्साइड से, अल्कलीज। ये सब मटेरियल को अगर आप मिक्स कर देते हैं तब आपका सीमेंट का रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर इसी को भट्ठी में डालकर गर्म कर दीजिए 1350 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे। उसको बाद उसको मिक्सर में डाल के 20 मिनट तक उसको मिक्स कीजिए, आपको सीमेंट बन जाता है। यानी इतना रॉ मटेरियल आपके पास है तो आपको सीमेंट बन जाएगा। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें तो कौन कौन है, जो अभी बता रहे थे, लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है और अल्कलीज है। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि यहाँ जो जितने भी कंपोजिशन है, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ भी मिला दे, ऐसा नहीं ना है, कुछ मात्रा में मिलाना है, कुछ प्रोपोर्शन में मिलाना है। जैसे लाइम कितना मात्रा में होना चाहिए, तो 62 से 67% होना चाहिए। अगर 100 kg सीमेंट बना रहे हैं तो जिसमें 62 से 67% लाइम होना चाहिए, यानी एवरेज की बात करें तो 63%। सिलिका की बात करें तो 17 से 25%, एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 से 8%, कैल्शियम सल्फेट की बात करें 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड की बात करें 0.5 से 6%, मैग्नीशिया की बात करें 0.1 से 4%, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 से 3%, अल्कलीज की बात करें तो 0.2 से 1%।
15%, इतना मात्रा में अगर आप मिलाते हैं तो आपका सीमेंट तैयार होगा। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं, जो भी लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब क्या काम करता है। तो अगर सीमेंट में लाइम है उसका क्या काम है, तो उसका काम है स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना और साउंडनेस को कंट्रोल करना। साउंडनेस क्या है कि जब हम सीमेंट बना लेते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो उस क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, जमने के बाद भी अगर वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनसाउंडनेस। जमने के बाद, सेट होने के बाद भी उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं अनसाउंडनेस। तो नहीं चेंज हो उसको क्या बोलेंगे, साउंडनेस बोलेंगे। इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर लाइम ज्यादा मात्रा में मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीमेंट अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है अनसाउंडनेस क्या। एक लाइन में समझ गए कि सीमेंट जो है सेट हो गया, जम गया, जमने के बाद भी इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, बड़ा हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं अनसाउंडनेस। ठीक है, सिलिका डालने से क्या होता है, तो ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, मतलब सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर आप सिलिका को ज्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा तो वो क्या होगा कि स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर देगा, स्ट्रेंथ ज्यादा दे देगा, लेकिन इंक्रीज कर देगा सेटिंग टाइम को। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 10 आवर होता है। ठीक है, 30 मिनट के बाद सीमेंट जमना स्टार्ट कर देता है, इसको ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, अगर आप सिलिका ज्यादा मात्रा में मिला देते हैं तब। ठीक है, फिर एल्यूमिना की बात करें, ये क्या करता है, प्रोवाइड क्यूक सेटिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, क्यूक सेटिंग प्रॉपर्टी है एल्यूमिना टू सीमेंट एंड आल्सो लोअर डाउन द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर मतलब बर्निंग टेम्परेचर, जिसको हम जला कर क्या करते हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल को गर्म करके हम सीमेंट बनाते हैं, तो इसको क्या करता है, लोअर डाउन कर देता है। इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, वीकनेस ऑफ द सीमेंट, अगर आप ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनिया डाल देंगे तो सीमेंट में क्या आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का क्या काम है, तो इट इज द जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। ये किसके रूप में पाया जाता है, जिप्सम के रूप में पाया जाता है। ये इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, इंक्रीज करता है। कौन, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा, जिप्सम कम मिलाया जाता है, जब हम रॉ मटेरियल को गर्म करते, बर्न करते हैं, उसके बाद मिलाया जाता है जिप्सम, पहले नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या काम करता है, तो रेडिश ब्राउन कलर जो उसमें देखते हो ना, रेडिश ब्राउन, वो किसके वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। अगर आप इसमें ज्यादा कलर टू द एंड आल्सो प्रोवाइड हार्डनेस, और ये हार्डनेस को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, येलो कलर देता है, येलो कलर देता है और हार्डनेस टू द सीमेंट दे। अगर आप ज्यादा मात्रा में इसको मिला देंगे मैग्नीशियम को तो ये अनसाउंडनेस हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर पे आते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो होता है किसके, इसके उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है जो अनसाउंडनेस होता है। अगर मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसका, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चेंज बोलते हैं, यानी वो अनसाउंडनेस प्रोड्यूस कर रहा है। अल्कलीज का क्या काम है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस का मतलब समझते हैं, जो सीमेंट पे वाइट पैसेज हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि नोनिया लग गया है, ठीक है, सीमेंट भखर गया है, उसी को क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लोरोसेंस। उसके बाद आता है बोगस कंपाउंड। बोगस कंपाउंड क्या है, तो बोगस कंपाउंड है, जैसे कि आप अभी रॉ मटेरियल के नाम सुने होंगे, जैसे लाइम, सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये सब नाम सुने थे, वही सब क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल को आप क्या करें, मिक्स करें, रॉ मटेरियल को क्या करें, मिक्स करने के बाद बर्न करें। ठीक है, तब इसमें एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोगस कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोगस कंपाउंड क्या है, तो जब मेरा लाइम था, सिलिका था, एल्यूमिना था, ठीक है, मैग्नीशिया था, आयरन ऑक्साइड, सभी को मिक्स करने पे इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे वहां पे एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनता है, उसी को हम लोग बोगस कंपाउंड कहते हैं। ये 4 तरह के बनता है। कितना तरह के बनता है, 4 तरह के, 4 बोगस कंपाउंड होता है। पहला होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ठीक है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट होता है। ठीक है, तो ये ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S होता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कितना दिन तक, 28 दिन तक। 28 दिन के बाद कौन स्ट्रेंथ देता है, तो डाइकैल्शियम सिलिकेट देता है। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट को C3S से बोलते हैं, C2S से बोलते हैं, C3A, और C4AF होता है चौथा नंबर वाला। ठीक है, C4AF।
तो ये जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S है वो 28 दिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईयरलियर स्ट्रेंथ बोलते हैं, ईयरलियर स्ट्रेंथ जो देता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही देता है। 7 दिन तक बहुत तेजी से इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है जो 7 दिन तक बहुत तेजी से स्ट्रेंथ देता है, उसके बाद धीरे धीरे कम करता है, 28 दिन के बाद बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद कौन स्ट्रेंथ आपको देता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है, ठीक है। उसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो इनिशियल सेटिंग टाइम देता है, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जो होता है फाइनल सेटिंग टाइम देता है, और इसका जो नाम है एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट है, ठीक है। चलिए बोगस कंपाउंड जो है, बोगस कंपाउंड जो जनरल बना है मिक्स, जो हम मिक्स जो रॉ मटेरियल को मिक्स किए उसके बाद गर्म किए तो बोगस कंपाउंड बना। उसमें अगर हम जिप्सम का ऐड कर देते हैं और फिर इसको मिक्स कर देते हैं, फाइन ग्रेडिंग मशीन में डाल के मिक्स कर देते हैं, जिसको हम लोग बॉल मिल कहते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं दोनों को, तब सीमेंट मेरा तैयार हो जाता है और उसको हम सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम लोग सीमेंट बनाना सीखेंगे कि सीमेंट को कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास दो मेथड है सीमेंट बनाने का, एक ड्राई मेथड है, दूसरा वेट मेथड है। तो पहले हम ड्राई मेथड की बात सुनते हैं। ड्राई मेथड कहता है, ड्राई नाम का ड्राई है लेकिन इसमें भी वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है, 14% ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो वेट मेथड होता है उसमें 40% किया जाता है। तो ड्राई मेथड में हम लोग मॉइस्चर कंटेंट 14% लेते हैं। इन दिस मेथड रॉ मटेरियल आर मिक्सड अप एंड बर्न एंड 1350 से 1500 डिग्री सेल्सियस गेट मिक्स इन रोटेटरी किल 5 RPM फॉर 20 मिनट। क्या करते हैं कि जितने भी रॉ मटेरियल अभी पढ़े हैं, रॉ मटेरियल अभी जस्ट पढ़ के आए, लाइम सिलिका एल्यूमिनियम ये सब को क्या कर दे, मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद गर्म करे, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 1350 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करे। गर्म करने के बाद क्या करे, इसको हम एक रोटेटरी मशीन में डाले, जिसका कितना RPM होना चाहिए 5। अब कितना देर के लिए इसको घुमाना है, 20 मिनट के लिए घुमाना है, ठीक है। तब जो तैयार होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। ये आज के युग में यूज किया जा रहा है, लेकिन पहले जमाने में वेट मेथड का यूज किया जाता था। इट इज ओल्ड मेथड विच अडॉप्टेड इन द अब्सेंस ऑफ एफिशिएंट मिक्सिंग मेथड। जब हमारे पास मिक्सिंग मेथड का अपर्याप्त था तब हम इसका यूज करते थे, जिसमें 40% मॉइस्चर कंटेंट मिलाया जाता था। और material for making slurry which offer better control over the chemistry of the raw material after mixing raw material are placed रोटेटरी। इसमें 2 से 3 आवर के लिए, अभी जस्ट पढ़े ड्राई मेथड कितना मिनट के लिए हम घुमा रहे थे, 20 मिनट के लिए घुमा रहे थे। आइए वेट मेथड में 2 से 3 आवर्स के लिए हम घुमाते हैं, कितना RPM पे, 5 RPM पे। इसका जो डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर होता है 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है या हीट ऑफ एवोल्यूशन क्या है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है ना, ध्यान से समझिएगा कि हम जानते हैं कि आप चूना का नाम सुने होंगे जो खैनी के साथ खाया जाता है, उसमें पानी डालते होंगे, उसी को लाइम बोलते हैं। तो इसमें पानी डालते हैं तो खौलने लगता है, जितना पानी खौलता है ना एकदम तेजी से उतना खौलने लगेगा अगर आप एक लाइम पे पानी डालेंगे तब। तो सीमेंट में तो लाइम है, तो इसमें पानी डालिएगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे हीट उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, अगर हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। सीमेंट और वाटर मिलने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट का उत्पत्ति होता है, हीट निकलता है, उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। कितना कितना हीट देता है, तो C3S जो है 502 जूल पर ग्राम देता है, C2S है जो 260 जूल पर ग्राम देता है, 1 ग्राम में इतना जूल देगा हीट। C3A जो होता है 865 ग्राम जूल पर ग्राम देता है, C4AF जो है 420 जूल पर ग्राम देता है। अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है, C3S का है, कितना 865 जूल पर ग्राम है, फिर इसका है 502 है, फिर 420 है, फिर 260 है, ठीक है। अच्छा इसका हम बोगस कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो 1 नंबर पे कौन था, C3S था, 2 नंबर पे C2S था, 3 नंबर पे C3A था, 4था नंबर पे C4AF था, ठीक है। तो 3 4 1 2 यही है इसका ऑर्डर। लेकिन ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का एक आएगा रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में चौथा 4 3 1 2 हो जाएगा। C4F का रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, C3A का कम होता है, फिर C3S का कम होता है, C2S का सबसे कम होता है। यानी इसको याद करने का बेस्ट तरीका बता दे आपको कि 3 4 1 2 हो गया हीट ऑफ हाइड्रेशन,
इसी को बस 4 3 खाली 3 को पलट दीजिए, 4 3 1 2 हो गया आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए C3S जो है ना, हमको अभी जस्ट आपको समझा दिए थे कि C3S जो है 7 दिन तक बहुत तेजी से स्ट्रेंथ देता है, 7 दिन के बाद 28 दिन तक धीरे धीरे देते रहता है, 28 दिन के बाद पूरा बंद कर देता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ये एसके दुगल बुक द्वारा दिया गया है। ठीक है, C2S जो है कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रैपिड रेट आफ्टर 20 डेज। ये C2S जो है 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ देना स्टार्ट करता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन या रेट ऑफ एवोल्यूशन C4AF का सबसे ज़्यादा, C3A का कम, उसके बाद C3S का उससे भी कम, C2S का सबसे कम। अब आते हैं, देखिए अब देख लेते हैं, टेस्ट देख लेते हैं। अच्छा, टाइप्स नहीं देखे, टाइप्स इसके बाद है। ठीक है, तो पहले टेस्ट ही देख लेते हैं, उसके बाद टाइप्स देखेंगे इसका कि सीमेंट का कौन कौन सा टाइप्स है। तो टेस्ट की बात करिए, इसमें कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है। तो लैब टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट में देख लीजिए उसका कलर कैसा है, उसमें ढेला तो नहीं है, ठीक है, ऐसे वैसे उसमें चेक किया जाता है। तो इससे मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है, लैब टेस्ट से मतलब है। लैब टेस्ट में कौन कौन सा परफॉर्म करेंगे हम लोग टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे जिसमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होगा। सॉर्टनेस टेस्ट में हम लोग लीड चैट्रेरियल मेथड का करते हैं और ऑटोक्लैव मेथड का करते हैं। फाइनल टेस्ट में सिप टेस्ट और एयर परमेबिलिटी टेस्ट का परफॉर्म करेंगे। बारी बारी से हम सभी टेस्ट को अभी देखने वाले हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है। तो इतने टाइप के टेस्ट सीमेंट पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चेक करने के लिए कि उसका कैसा स्ट्रेंथ है, कैसा फाइननेस है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो टेस्ट लिया जा रहा है कंसिस्टेंसी टेस्ट है। जो आप अगर कॉलेज किए होंगे, क्लास किए होंगे, तो वहाँ पे करवाया गया होगा आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो उसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, या नहीं किए तो अभी समझ ले, क्योंकि टेस्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, उसको लिखो। तो सबसे पहले लिखना है, इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा एक बार में आपको समझा देते हैं कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है ना, वो किस IS कोड के द्वारा बताया गया है। तो IS कोड 4031 पार्ट 4 के द्वारा बताया गया। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसका सैंपल हम लोग 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं। कितना लेते हैं, 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंसी टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चले कि सीमेंट में कितना पानी मिलाना है एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, हमको ऐसा तो नहीं ना कि मान लीजिए 5 kg सीमेंट लिए तो उसमें 50 kg पानी मिला दे, ऐसा थोड़े, तो पूरा घोल बन जाएगा। एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए कितना पानी मिलाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट करते हैं हम, उसमें क्या क्या, सबसे पहले हमको क्या क्या ऑपरेटर्स होना चाहिए। ठीक है, हमको क्या क्या उसमें मशीन मतलब क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले कि गेजिंग ट्रॉवेल चाहिए, जिसको हम लोग कढ़नी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको गेजिंग ट्रॉवेल चाहिए, गेजिंग ट्रॉवेल चाहिए। दूसरा स्पेचुला चाहिए। स्पेचुला क्यों चाहिए, क्योंकि हम सीमेंट को उठा के रखने के लिए हमको एक स्पेचुला की जरूरत होगा। फिर मेजरिंग जार लेना पड़ेगा, एक आपको क्या लेना पड़ेगा, मेजरिंग जार, जिससे हम पानी को क्या करेंगे, मापेंगे। फिर जो सीमेंट है उसको तौल कर लिया जाता है, यानी एक आपको तराजू भी चाहिए। ठीक है, बेइंग मशीन भी चाहिए। ठीक है, बेइंग बैलेंस चाहिए, मशीन चाहिए, जो भी मतलब तराजू आपको चाहिए सीमेंट मेजर करने के लिए। एक बिकेट ऑपरेटर्स चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिकेट ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटर्स है जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो इसी का नाम है बिकेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक बिकेट ऑपरेटर्स चाहिए। फिर नन पोरस प्लेट चाहिए, क्योंकि हम सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं, पानी कितना ऐड होना चाहिए। अगर नन पोरस मतलब होता है ना, जो पानी को नहीं सूखेगा। ठीक है, सोखेगा। अगर हम ऐसा चीज पे रख दे रहे जो पानी टान ले रहा है सब, तो हमको कैसे पता चलेगा कितना पानी मिला है। इसलिए हम ऐसा प्लेट पे सीमेंट को घोलेंगे, मिलाएंगे पानी, जिसमें जो क्या हो, नन पोरस हो, जो पानी नहीं सोखे। ठीक है, तो हम कहाँ पे मिक्स करेंगे, नन पोरस प्लेट पर। एक बिकेट मोल्ड चाहिए, जिसमें हम मोल्ड ऐसा बना रहेगा। ठीक है, जिसमें हम सीमेंट को डालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, एक प्लंजर चाहिए। प्लंजर अगर 5 mm से 7 mm 5 mm से 7 mm अगर धस जा रहा है सीमेंट में, तब समझिए कि आपका कंसिस्टेंसी सही है। प्लंजर मतलब ना एक सुई होता है, सुई को आप उसमें गिराइए सीमेंट में इस बिकेट ऑपरेटर्स के द्वारा, तो 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, अगर धस जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो आइए इसको हम लोग अब टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे देखिए। अच्छा, इसके लिए जो आपको
रूम का टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए 65% होना चाहिए। यानी 27 डिग्री सेल्सियस के रूम पे आप रूम टेम्परेचर पर अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो धंसने जो होगा 5 mm से 7 mm होगा। अब पानी कितना होगा 33% के लगभग आप मिलाएंगे तो आपका कंसिस्टेंसी सही होगा। ठीक है, चलिए इस सब चीज को अब हम लोग अब अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना होता है। ये मशीन है आपका, क्या है मशीन है। इसी मशीन में हम सबसे पहले सीमेंट को घोलेंगे, पानी कितना देंगे 33% देंगे और हम इसको पहले 30% पे चेक करेंगे, 32% पानी डालकर चेक करेंगे। जिस पे 5 से 7 mm के बीच आ गया वही मेरा वाटर रहेगा, मतलब उतना ही पानी मिलाना होता है सीमेंट में। ध्यान से समझे कि कितना पानी मिलाना होता है, तो इतना पानी मिलाइए जिसमें 5 mm से 7 mm धस सके क्या प्लंजर। अरे सीधा सीधा समझे ना कि सीमेंट को घोल दिए, हाथ को डुबा के देखिए 5 से 7 mm तक डूब रहा है तो उसी को बोलेंगे कंसिस्टेंसी। लेकिन हाथ को नहीं डुबाना, किसको डुबाना होता है प्लंजर को डुबाना होता है। इसको उठा दीजिए, ये मूवेबल होता है, ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर उठा के डायरेक्ट छोड़िए तो यही जो है प्लंजर है, रेड वाला नीचे दिख रहा है ना यही प्लंजर है। ये 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम अगर चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मेरा कंसिस्टेंसी सही है। ठीक है, बस सीमेंट घोल के इसमें डालिए, प्लंजर को उठा के छोड़ दीजिए, अगर 5 से 7 mm चल गया तो आपका टेस्ट हो गया। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो दिस टेस्ट कंडक्टेड टू द एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सिंग वाटर फ्रॉम द पेस्ट ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए कितना हमको पानी उसमें मिक्स करना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द विकेट कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड दैट परसेंटेज वाटर रिक्वायर्ड ऑफ सीमेंट टेस्ट सच दैट विकेट प्लंजर विल बी पेनिट्रेट 5 से 7 mm 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड। मोल्ड के बॉटम से 5 से 7 mm तक अगर पेनिट्रेट हो जा रहा है तो मेरा वो वाटर जो जितना हम वाटर मिक्स किए थे वही मेरा क्या होता है परसेंटेज ऑफ वाटर होता है फॉर सीमेंट के पेस्ट के लिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। अब इसमें हम सभी चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि प्लंजर कितना का होना चाहिए, मोल्ड कितना का होना चाहिए, प्लंजर में नीडल कितना का होना चाहिए। प्लंजर हो गया, जैसे प्लंजर होता है, अब प्लंजर में ही नीडल लगा रहता है। जैसे सुई देने वाला देखे ना, जो बीमार पड़ते तो सुई देता है, तो सुई वाला जिसमें दवाई भरते हैं समझिए वो क्या है आपका प्लंजर है, और उसमें नीडल है जो नीडल, यही नीडल एक बार छोड़ने पर मशीन को वो कितना पेनिट्रेट हो जा रहा है उसी को हम उसी अगर 5 से 7 हो जा रहा है तो जो जितना आप पानी मिलाए होंगे वही आपका परसेंटेज ऑफ वाटर है फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो 50 mm का प्लंजर होता है, प्लस माइनस क्यों लिखा है कि ये कॉमन भी हो सकता है, 49 भी, 1 mm आगे पीछे हो सकता है। अब विड्थ कितना होता है 10 mm का होता है, जिसमें 0.5 mm को आगे पीछे कर लीजिए। ठीक है, मोल्ड कितना का होता है, मोल्ड दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग पोरस प्लेट पे रखते हैं, तो ये 80 mm का होता है, नीचे कितना होता है 120 mm का होता है, ये हाइट कितना का होता है 40 mm का होता है। ठीक है, बात करते हैं नीडल का, तो नीडल यही नीडल है आपका, ये इतना 6.4 mm का होता है, 5 mm का ये वाला विड्थ होता है, 0.5 mm का ये वाला होता है जिसमें एयर वैकेंट दिया रहता है। ठीक है, और 3.3 mm का इसका नीडल का होता है, लेकिन ये गोलाकार नीडल नहीं होता है, ये कैसा होता है चरकूट होता है, स्क्वायर का होता है। तो वो स्क्वायर कितना mm का होता है, नीचे स्क्वायर समझ रहे हैं, नीचे स्क्वायर होगा ऐसे, तो कितना mm का होगा 1 mm स्क्वायर नीडल होगा। फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम चूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझा दे आपको कि गेजिंग टाइम आपसे पूछा जाएगा। गेजिंग टाइम क्या है, तो गेजिंग टाइम बोलते हैं ना कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद 3 से 3.5 मिनट वाला टाइम को हम गेजिंग टाइम कहते हैं। जैसे अभी पानी मिलाएं अब 3 से 3.5 मिनट हो गया तो उसी टाइम को गेजिंग टाइम कहते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट कम आउट इन रेंज ऑफ 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, एवरेज हम 30 डिग्री, मतलब आपका वैरी कर सकता है वाटर कितना 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बोलिएगा कि सर अभी तो आप 33% बोल रहे थे, तो 33% कितना डिग्री सेल्सियस पे था 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए 65% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 30% एवरेज क्यों दिया, क्योंकि आपको वैरी कर सकता है ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, तो एक एवरेज ले लेते हैं कितना 25 से, मतलब एक रेंज ले लेते हैं 25 से 35 डिग्री तक आपका वैरी कर सकता है। जिसमें जो हम लोग का एरिया है, जो हम लोग जिस एरिया से आ रहे हैं वहां पे जो 33% वाटर है। ठीक है,
यानी इतना आप अगर लाइव किए होंगे तो आप किए होंगे तो वहाँ पता ही चला होगा कि कोई के 32 पे ही आ जाता है, 33 पे आ जाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, कि 5 से, अच्छा रेंज भी तो है ना, 5 mm से 7 mm, 5 mm से 7 है। अगर आप 33 किए हैं तो 6 mm आया होगा, कोई 32 का किया होगा तो 5 mm आया होगा, कोई मान लीजिए कि 37% लिया होगा तो उसको 7 mm आया होगा, ऐसे करके कुछ वैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये राइज होता है कि सर हम परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट, लेकिन हम मेरा कितना 9 mm पेंट्रेट हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 9 mm, तब हमको क्या करना चाहिए, तब पानी और आप मिलाइए, आपको पानी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। आपसे भाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए 5 से 7 ना आके आपका 12 mm आ जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो और पानी ऐड करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वही 5 से कम आ जा रहा है, 3 mm आ जा रहा है, तो क्या करना होगा, तो पानी और उससे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट में। सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। सेटिंग टाइम, अगर आप अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट समझे थे तो बस उसा ही है, जैसे जैसे हम लोग उसमें प्रोसीजर कर रहे थे सेम प्रोसीजर इसमें करना है। बस वाटर जो लेना है ना वो कितना लेना है, तो जो अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट कितना आ रहा था 33% ना, तो इसका 0.85 गुना लेते हैं, यानी 0.85 गुना कहने का मतलब कितना 28.085%, यानी 33% ना लेके कितना लेना है 28.05% वाटर लेना है, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट का 0.85 गुना, बस इतना ही अंतर है। जैसे जैसे प्रोसीजर किए थे वैसे वैसे कीजिए। अगर वो जितना टाइम पे, सुनिएगा टाइम क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच लगाए रखिएगा, तो स्टॉप वॉच पे चेक कीजिएगा जितना देर में वो 5 mm का पेंट्रेशन वो अचीव कर लेगा, ठीक है, वो उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, बस इतना ही था। अच्छा फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, तो वो जो सैंपल था, जो सीमेंट हम ले रहे थे, उस पे प्लंजर गिराने पे इस पे कोई निशान नहीं पड़े, कोई भी निशान नहीं पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। वो जिस टाइम पे, तो अभी हम आपको बता दें कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 आवर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो इट इज द टाइम आफ्टर मिक्सिंग द वाटर व्हेन सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। 100% लूज कर जाता है तब उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये अकॉर्डिंग टू बिगर्स व्हेन अ स्टैंडर्ड नीडल पेंट्रेशन 5 mm from the bottom, that particular time is the term of the initial setting time। ये 300 ग्राम 400 ग्राम आप सैंपल ले सकते हैं, जिसमें कितना वाटर लेना है 0.85 गुने पी क्या है, जो स्टैंडर्ड जो अभी आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किए थे उसमें जितना परसेंटेज ऑफ वाटर था, यानी कितना था 33%, तो उसी को लेना है, ठीक है। चलिए, और यही पी क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए जो ये इनिशियल सेटिंग टाइम है अभी बताए कितना होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जहां पे 100% लूज कर दे, या ऐसा बोल सकते हैं सीमेंट पे प्लंजर गिराने पे इस पे कोई निशान ही न पड़े, ठीक है, तो उसी मिनट आफ्टर क्या हो गया, टोटल सेट हो गया, सीमेंट टोटल सेट हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम इज रिगार्डेड एज दैट टाइम आफ्टर मिक्सिंग द वाटर व्हेन सीमेंट लॉस्ट इट द 100% प्लास्टिसिटी एंड इट मेजर्ड व्हेन द नीडल विद द एनुअल कॉलर नॉट एबल टू फॉर्म एनी इंप्रेशन ऑफ द सैंपल, सैंपल पे कोई भी इंप्रेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका कितना होता है 10 आवर होता है, सेटिंग टाइम कितना होता है 10 आवर। एक चीज और बता दें कि इनिशियल सेटिंग टाइम लेने के लिए हम लोग जो नीडल का साइज होता है 1 mm स्क्वायर वाला का लेते हैं, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम वाला के लिए कितना लेते हैं 5 mm स्क्वायर वाला को लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी टेस्ट आपका परफॉर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग साउंडनेस टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट देखते हैं, साउंडनेस टेस्ट होता क्या है। ये IS कोड 4031 पार्ट 3 द्वारा इसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग सैंपल लेते हैं, 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं, और उसमें 0.78 पी है, पी क्या है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का परसेंटेज है, ठीक है। उसको उतना वाटर मिक्स करते हैं, कितना जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंस में जो परसेंटेज ऑफ वाटर आया था उसमें 0.78 से गुना कर देंगे, उतना वाटर इसमें क्या करते हैं मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसका पेस्ट बनाते हैं, उसके बाद लीच एट्रियल्स ऑपरेटर्स में इसको फिल करते हैं, 24 आवर्स के लिए उसको पानी में डाल देते हैं। तो देखते हैं कितना एक्सपेंशन आया, जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है उस फिगर में दिखाते हैं, यही लीच एट्रियल्स ऑपरेटर्स है,
इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो डायमीटर से जो इंड पॉइंट का है उसका लेंथ कितना होता है 165 में। ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लैब करवाया नहीं जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही तो पूछेगा। और इसका जो डायमीटर होता है लीचेरियल का 30 mm का होता है। इसका जो थिकनेस होता है 0.5 mm का होता है। स्प्लिट जो है ना वो 0.5 mm स्प्लिट होता है। ये इसका जो एक्सपेंशन होना चाहिए 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो बोले अब उसको हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसमें हम कितना वाटर ऐड करेंगे 0.78 पी जहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो परसेंटेज ऑफ वाटर था। सीमेंट मिक्स करने के बाद पेस्ट बनाने के बाद इसमें फिल कर देते हैं। 24 आवर्स के लिए इसको वाटर में डाल देते हैं। वाटर में डालने के बाद इसको बर्नियर क्लिपर से इसका डिस्टेंस को मेजरमेंट लेते हैं। मान लीजिए आ गया 15 mm, कितना आ गया 15 mm। फिर से इसको हम डाल देते हैं गर्म पानी में डालते हैं, तो फिर से इसका मेजरमेंट लेते हैं, तो आ गया मान लीजिए 9 mm, ठीक है। तो L1 माइनस L2 मतलब जो पहला मेजरमेंट था माइनस दूसरा मेजरमेंट, तो 15 में से 9 गया कितना 6 mm, यानी 6 mm आया। 10 mm तक सही है, उससे ज़्यादा आ जाएगा तो हम बोलेंगे मेरा सीमेंट क्या है अनसॉर्डनेस है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू ऐसा दिखता है, ठीक है। एक बार गूगल सर्च करके आप इस अपरेटस को देख लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द पहले। अच्छा, सॉर्डनेस टेस्ट क्यों करते पता है ना सभी को, कि सीमेंट सेट होने के बाद देखते हैं कि उसमें कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है तो हम सेट होने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो हम बोलते हैं सीमेंट क्या है अनसॉर्डनेस है। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट टू रेसिस्ट वेदरिंग एक्शन अनसॉर्डनेस इन सीमेंट ये अकर ड्यू टू। अच्छा, दो तरह के इसमें है, फ्री लाइम है, एक मैग्नीशिया है। तो अगर लाइम के वजह से है तो लीच एट्रियल्स मेथड करते हैं, अगर मैग्नीशिया के वजह से तो ऑटोक्लेव मेथड करते हैं, ठीक है। तो दो हमारे पास दो मेथड है। और अनसॉर्डनेस जो होता है, दो जो रॉ मटेरियल था फेरी लाइम एक्सेस हो जाए या मैग्नीशिया एक्सेस हो जाए, तो दोनों की वजह से अनसॉर्डनेस होता है। तो अगर फ्री लाइम है तो हम लीच एट्रियल्स मेथड करते हैं, अगर मेरा मैग्नीशिया है तो ऑटोक्लेव मेथड करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, एक है अनसॉर्डनेस टेस्ट चेक करने का, पहला है लीच एट्रियल्स मेथड जिसको हम लोग देख लिए। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको पढ़ लेते हैं। इन लीच एट्रियल्स मेथड एक्सपेंशन इज नॉट परमिटेड मोर देन 10 mm, 10 mm से ज़्यादा नहीं परमिट करता है, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। किसके बीच में, जो अभी दोनों ये दिख रहा था इसके बीच में 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। सैंपल इमर्ज्ड इन वाटर 24 आवर, 24 आवर्स के लिए उसमें हम क्या करते हैं पानी में डुबा कर रखते हैं। एंड आफ्टर इमर्ज्ड इन बॉइल्ड वाटर फॉर 1 आवर, ठीक है। ऑटोक्लेव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसके वजह से होता है तो मैग्नीशिया के वजह से होता है। मतलब ऑटोक्लेव जो हम टेस्ट करते हैं अगर अनसॉर्डनेस मैग्नीशिया के वजह से तब ऑटोक्लेव करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि 25 mm इंटू 25 mm इंटू 250 mm का एक 250, आपके पीडीएफ में 25 होगा, उसको 0 लगा दीजिएगा। 250 mm का एक स्पेसिमेन बताते हैं, सैंपल बनाते हैं, उसको क्या करते हैं 3 आवर के लिए प्रेशराइज्ड स्टीम यानी भाप में डाल देते हैं। कितना प्रेशर होना चाहिए 20 से 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर होना चाहिए। तो ये सिंपल उसको बाद निकाल के उसको चेक करते हैं, तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन, किसमें ऑटोक्लेव मेथड में, ठीक है। ऑटोक्लेव मेथड में ध्यान दीजिएगा कि अनसॉर्डनेस पूछेगा कि कितना परसेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर लीच एट्रियल्स मेथड है तो 10 mm, अगर आपका ऑटोक्लेव मेथड है 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था ऑटोक्लेव मेथड सॉर्डनेस का। अब आते हैं फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट क्या होता है, फाइननेस टेस्ट होता है जो आप देखते होंगे कि घर पे आपको आटा चालते होंगे, आटा चालने हैं कभी, तो आटा चालने वाला एक चलनी आता है, तो चलनी में हम लोग आटा डालते हैं या उसको चालते हैं तो देखते हैं आटा नीचे गिर जाता है और जो चोकर होता है ऊपर रुक जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम आटा लिए थे, अगर आपका 9 ग्राम चोकर निकलता है, कितना 91 ग्राम आपका आटा निकलता है, तब सही है, फाइननेस है, मतलब सीमेंट आपका फाइन है। लेकिन वही बात करें कि अगर 10 ग्राम से ज़्यादा निकल रहा है तो आपका सीमेंट फाइन नहीं है, बस सेम चीज़ है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। देयर आर 2 मेथड टू चेक डिटरमाइन फाइननेस ऑफ सीमेंट। पहला बात करेगा सीट टेस्ट की, तो फॉर कंडक्टिव दिस टेस्ट
सीमेंट सैंपल 100 ग्राम इज शिफ्ड थ्रू 90 माइक्रोन शिफ्ट फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के लिए हम लोग चालते हैं 90 माइक्रोन के चलनी से। अगर 10% से क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यू सी मेजर्ड फॉर द ऑर्डिनरी सीमेंट रेसिड्यू इज नॉट मोर देन 10%। 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा आ रहा है तो आपका सीमेंट फाइन नहीं है, ठीक है। चलिए, और एक रैपिड हार्डनिंग का टाइप्स ऑफ सीमेंट अभी जस्ट बताने वाले हैं आपको। तो उसमें अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जैसे बहुत तरह के नाम आता है, अभी क्या देख रहे थे हम लोग कि पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, कलर वाला भी सीमेंट होता है। तो अभी जस्ट पढ़ने वाले। तो ऑर्डिनरी सीमेंट रहेगा तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वही रैपिड हार्डनिंग है तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 100 ग्राम ले रहे थे तो 100 ग्राम में 5 ग्राम ऊपर और कितना 95 ग्राम नीचे आ जाए, ठीक है। चलनी से चालते हैं ना, तो 5 ग्राम ऊपर रहे, अब 95 ग्राम नीचे आ जाए। 90 माइक्रोन सिव को हम सिव नंबर 9 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें भी 2 तरह का था। तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है ना कि ब्लैंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स में डालते हैं, वो डायरेक्टली हमको सीमेंट के साइज का पार्टिकल का नाम बता देता है, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज बेटर देन द सिव टेस्ट। ये सिव टेस्ट से अच्छा है। इन विच स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स इज मेजर्ड इन ब्लैंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स विच इज डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट का नाम दिया हुआ है और उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना कितना है जो बता दिया। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा। लो हीट सीमेंट है तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है तो 3000 होगा, ठीक है। उसी तरह से हाई एलुमिना, रैपिड हार्डनिंग, सुपर सल्फर सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो सबका यहाँ पे दिया हुआ है कितना सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, ठीक है। टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैक्नोमीटर फ्लाक्स लेते हैं जिसको हम लोग डेंसिटी बॉटल बोलते हैं या लीच एट्रियल फ्लाक्स बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लीच एट्रियल फ्लाक्स से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। लीच एट्रियल मेथड से हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। जब फ्लाक्स का नाम बोल देगा ना, फ्लाक्स यानी जो जिसको आप लोग बीकर बोलते होंगे, तो फ्लाक्स अगर यूज कर लेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते कैसे हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम एक फ्लाक्स लेते हैं, बॉटल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग फ्लाक्स लेते हैं। फ्लाक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसका पहले मेजर कर लेते हैं। मेजर करते हैं तो इसका मान लेते हैं W1 हुआ, वेट कितना हुआ W1। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग सीमेंट डाल देते हैं। सीमेंट कितना लेना है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग 65 ग्राम लेना है। 65 ग्राम इसमें डाल दिए तो अब इसका वजन किए तो W2 आ गया। फिर क्या करना है, इसमें केरोसिन मिला देना है। इसमें केरोसिन का यूज किया जाता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है सीमेंट से, तो इसमें केरोसिन तेल डाल दिए जो लैंप जलाने का काम आता था। तो केरोसिन तेल डाल दिए किस में, सीमेंट में। तब इसका वजन किए तो W3 आया। अब क्या कीजिए, सभी को निकाल दीजिए। निकालने के बाद क्या कीजिए आप इसमें कि इसमें फिर सिर्फ केरोसिन डालिए। सिर्फ क्या डालिए, केरोसिन। अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ केरोसिन, तो इसका वजन W4। एक फिर इसको निकाल दीजिए। फिर इसमें वाटर खाली डालिए। क्या डालिए, वाटर। तो इसका जो वेट है W5 हो गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है निकालने का W2 माइनस W1 बटा W2 माइनस W1। अभी लिख रहे थे ना सभी W1 W2 W3 ये सब। तो W कितना था, 3 माइनस 4, W3 माइनस 4 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द केरोसिन। ये फार्मूला लगाकर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो कितना होना चाहिए, 3.15 आना चाहिए, ठीक है। तब आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट डिटरमाइन बाय यूजिंग केरोसिन, हम लोग जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो किससे निकालते हैं, केरोसिन से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि एक पोलर लिक्विड है जो सीमेंट के साथ क्या करेगा, सीमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये फमल फर्नेस होता है जो लैब में करवाया जाता है। तो एक बार आप लैब को चेक कर लेंगे यूट्यूब पे, जो भी लैब देख रहे हैं, अगर आपको उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप लैब देखेंगे, वीडियो डालेंगे, ऐसे डालेंगे केमिकल कंपोजिशन टेस्ट लैब, तो वहाँ पे कर करके दिखाएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वैसे इसको बता दें कि हम लोग सीमेंट को
मतलब लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको फिर हम लोग फमल फर्नेस यानी आग से धधकता हुआ एक भट्ठी होता है उसमें डालते हैं, फिर उसके आगे। तो ये सब कॉलेज में नहीं करवाया जाता, करवाया गया था, बिकॉज उसमें फमल फर्नेस था तो किसी का हाथ न जल जाए ऐसे वैसे बोलकर नहीं करवाया गया था, नहीं करवाया जाता है किसी भी कॉलेज में। तो आप इसको यूट्यूब पे ही देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें जो होता है रेशियो लाइम सेचुरेशन फैक्टर द्वारा निकालते हैं हम लोग, जो कितना होना चाहिए 0.66 टू 1.02 होना चाहिए, ठीक है। तो जो एल्यूमिना टू द आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। जो अच्छा, इसको हम जब फमल फर्नेस में डालते हैं तो उसमें जो लॉसेस होगा बर्निंग के दौरान तो 4% से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम ही होना चाहिए, शुड बी लेस देन द 4%। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड जो होना चाहिए लेस देन द 0.66 होना चाहिए। टोटल इंसॉल्युबल मैटर इन द सीमेंट शुड बी लेस देन द 1.5%, ठीक है। इस टॉपिक आते हैं, यहाँ पे मोटार टेस्ट है, तो मोटार टेस्ट पहले मोटार का थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। बस इसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 टेस्ट है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, बहुत ही आसान है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग मोटार पढ़ लेते हैं थ्योरी, तब टेस्ट करेंगे, ठीक है। फील्ड टेस्ट बात करें, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का फील्ड टेस्ट करें तो मतलब कि इसका फील्ड में क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है ना कि कुछ पानी लेके आना है, ठीक है। पानी में अगर सीमेंट तैर रहा है तो आपका सीमेंट खराब है, यानी सीमेंट को डूब जाना चाहिए। और डूब कैसा जाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं कि डाले तुरंत डूब गया, स्लोली डूबना चाहिए, ठीक है। तब हम आपको बोलेंगे कि आपका सीमेंट क्या है, सही है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि अगर आपका सीमेंट इट शुड नॉट बी फ्लोट ऑन द सरफेस, आपका जो सीमेंट है सरफेस पे फ्लोट नहीं करना चाहिए। इफ़ इट्स फ्लोट मतलब अगर फ्लोट कर रहा है आपके पानी के सरफेस पे, इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट है, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्ले इन द सीमेंट एज अल्टरेशन यानी मिलावट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इफ हैंड इज इंसर्टेड इन बैग ऑफ सीमेंट इट शुड बी फील कोल्ड। अगर आप बैग सीमेंट के बोरा में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको थोड़ा हल्का ठंडा महसूस होगा, ठीक है, तब आपका सीमेंट सही है। इट शुड फ्री फ्रॉम लम्प्स, उसमें ढेले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीमेंट में ढेला ढेला जमा जमा वैसा नहीं होना चाहिए, पूरा ग्राइंड होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट में आए तो एथीन सीमेंट पेस्ट शुड बी फिल स्ट्रिक्टली, द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म ग्रे। कलर कैसा होना चाहिए, ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है। इट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बीच में सीमेंट को रखे, जैसे पाउडर छूते हैं तो स्मूथ लगता है ना, उसी तरह से सीमेंट आपको स्मूथ लगनी चाहिए। तो इतने पॉइंट से आपको फील्ड टेस्ट में, पहला पॉइंट सुनिएगा, वाटर में फ्लोट नहीं होना। दूसरा, बैग में हाथ डाले तो ठंड महसूस हो, फ्री फ्रॉम लम्प्स हो, कलर ग्रे हो, यूनिफॉर्म फील स्मूथ व्हेन द बिटवीन फिंगर्स, जब हम अंगुलियों के बीच उसे रगड़े तो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अगर लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का सीमेंट मटेरियल का लास्ट पॉइंट चल रहा है टाइप्स ऑफ सीमेंट। क्यूक सेटिंग सीमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्यूक सेटिंग। सेटिंग आप पढ़े होंगे जस्ट पीछे, जो हम लोग बताए थे कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट का होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर का होता है। आई होप सभी लोग को याद होगा, ठीक है। अब नाम से यहाँ है सेटिंग, क्यूक सेटिंग, जल्दी से सेट होना, तो इसका तो सेटिंग टाइम पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा। वो प्रभाव क्या पड़ा होगा जरा बताना चाहेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम है जो 5 मिनट हो गया ओनली, कितना, 5 मिनट में आपका सीमेंट जम जाएगा। और जो फाइनल सीमेंट सेटिंग टाइम की बात करें तो 30 मिनट है, 30 मिनट में पूरा सेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग में, क्योंकि पानी के अंदर जितना जल्दी सीमेंट सेट कर जाए उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, सुने होंगे कि ठंड के दिन में जल्दी सीमेंट नहीं जमता है, तो उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, 30 मिनट है। तो क्यूक सेटिंग सीमेंट इट इज द प्रिपेयर्ड बाय एड एल्यूमिना सल्फेट यूज्ड इन द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अगर आपसे इसमें पूछ दे कि इसका एडवांटेज की बात करिए तो हम कह सकते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर सकते हैं,
कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर, है ना। चलिए अगर हम इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम बनाएं तुरंत इसको प्लेस्ड करना होगा, तुरंत इस पे काम करना होगा, नहीं तो आपका सीमेंट क्या हो जाएगा, जम जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर्स विथ बॉक्साइट एंड लाइम। इसमें 40% जो आपको इंग्रेडिएंट बताया गया था सीमेंट का, उसमें 40% बॉक्साइट और लाइम 40% मिला दिया जाता है, तब जो बनता है वो कौन बनता है, सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट बनता है। इट इज यूज्ड फॉर द हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, इट ऑल्सो अटेन हायर स्ट्रेंथ इन शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है। ऑल्सो यूज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड अटैक। आते हैं low heat cement. It is produced by decreasing C3A contain and the increasing by C2S। इसमें क्या करना, लो हीट सीमेंट में आप बोगस का कंपाउंड पढ़े होंगे जिसमें एक C3A और C2S का नाम सुने होंगे। C3S को हम लोग क्या बोलते हैं, C3A को हम लोग सेलाइट बोलते थे और C2S को बेलाइट बोलते थे, याद है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट ऐसे करके पढ़ते थे आप। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3 क्या हो गया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता था हमको क्या देता था, इनिशियल सेटिंग टाइम देता था। तो अच्छा इसको में हम लगभग जो है ना C3A को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, लोअर वैल्यू रखते हैं और C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं। C3A की मात्रा को 5% लगभग कर देते हैं और C2S को 46% के आसपास कर देते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इट प्रोड्यूस बाय डिक्रीजिंग C3A, C3A को हम डिक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते C2S को। C2S का नाम क्या था, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। आप बोगस का अमाउंट पढ़े होंगे, पीछे से एक बार याद करते रिपीटेड देख लीजिएगा, ठीक है, रिपीट करके देख लीजिएगा मैराथन, आपको क्लियर हो जाएगा। यूज फॉर द मास कंक्रीटिंग एज सच ए डैम रिटेनिंग बाल। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मास कंक्रीटिंग में, जैसे डैम बनाना हो, रिटेनिंग बाल बनाना हो। चौथा नंबर आते हैं एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट। ये क्या होता है, इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग एसिड रेजिस्टेंस इंग्रेडिएंट, जैसे क्वार्ट मिला देते हैं, क्वार्टेराइट मिला देते हैं, कुछ और एडिटिव्स लाइक सोडियम फ्लोरोसिलिकेट मिलाकर। इसको हम लोग कहाँ के लिए प्रिपेयर करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री के लिए करते हैं, ठीक है। एसिड रेजिस्टेंस में लिंसिड ऑयल अगर 0.5% ऐड कर देते हैं तो यही बन जाता है कि आपका वाटर अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इफ 0.5% लिंसिड ऑयल इज एडेड इट्स प्रोवाइड वाटर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में जैसे आप आयरन एक्सट्रैक्शन पढ़े होंगे, उसमें क्या होता था कि जब हम फर्नेस भट्टी में डालते थे तो वहाँ से कुछ स्लैग निकलता था, पढ़े हैं आयरन एक्सट्रैक्शन, जिसको हम उसको माने आयरन बनाने की विधि, प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ से जो स्लैग निकलता है ना, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग सीमेंट बनाने में, ठीक है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द स्लैग ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पिग आयरन। सिंस स्लैग इज बेस्ट मटेरियल इट मेक्स सीमेंट इकोनॉमिकल। इसमें हम लोग बेस मटेरियल जैसे लाइम हम लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे बेस मटेरियल के रूप में, तो यहाँ पे हम लोग उसके जगह किसका यूज कर लेंगे, स्लैग का यूज कर लेंगे, ठीक है। स्लैग कहाँ से हम लोग ले लेंगे, तो आयरन एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से जो वहाँ से स्लैग हमको मिलेगा उसी का यूज कर लेंगे और ये बेस मटेरियल हो जाएगा। तो ये जो मेरा खर्चा पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, बहुत ही कम पड़ेगा, ठीक है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है उसमें 60 से 65% क्या रहेगा, स्लैग रहेगा। जैसे हम लाइम को मात्रा ले रहे थे ना, तो लाइम को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, स्लैग तो उसको निकाल के ऐसे भी वो वेस्टेज मटेरियल ही था तो उसी का यूज कर लिए, ठीक है। तो आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बन गया, इसलिए ये सस्ता भी आता है, ठीक है। व्हाइट सीमेंट क्या है, आप अपने घरों में देखे होंगे कि कलाकारी करवाते हैं, पंखे के पंखा तर ऊपर जो सीलिंग फैन होता है वहाँ पे डिजाइन बनवाते हैं, तो किस सीमेंट से बनाया जाता है, व्हाइट सीमेंट से बनाया जाता है। इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच ए रॉ मटेरियल वेयर आर फ्री फ्रॉम द कलरिंग। इसमें क्या कोई भी कलर कंपाउंड नहीं डाला जाता है, जैसे आयरन साइड हो गया, मैग्नीशिया हो गया। एंड बर्निंग देम ओवर ऑयल फ्यूल। इट इज यूज फॉर फ्लो फिनिशिंग, प्लास्टर वर्क एंड ऑर्नामेंटल वर्क। ऑर्नामेंटल
मतलब सजावटी वर्क के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? व्हाइट सीमेंट। कलर सीमेंट की बात करें, अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड मिला दीजिएगा तो ग्रीन कलर का कलर वाला सीमेंट देखिए ना, पहले जब टाइल्स उल्स नहीं आया था तो हम लोग क्या जो घर को सजाते थे वो ग्रीन अलग अलग सीमेंट से ही सजा देते थे, अलग अलग कलर बनाकर, ठीक है। तो अगर क्रोमियम ऑक्साइड मिला देते हैं तो ग्रीन सीमेंट बन जाएगा, कोबाल्ट मिला देते हैं ब्लू कलर बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड तो ब्राउन, रेड और येलो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला देंगे तो ब्लैक और ब्राउन। इट इज यूज इन ऑर्नामेंटल वर्क, हम सजावटी वर्क के लिए इसका यूज करते हैं बस, ठीक है। एक्सपैंडिंग सीमेंट की बात करें तो इसको हम लोग रिपेयर के लिए करते हैं। दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग एडिटिव्स sulfo aluminate which provides expanding. It is used to repair work and in the construction of water retaining construction. हम लोग वाटर कंस्ट्रक्शन या कोई रिपेयर वर्क के लिए एक्सपैंडिंग सीमेंट का यूज करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है? जो जल्दी से सेट कर जाए, ठीक है, जल्दी से हार्ड हो जाए। दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय C3S contain fine grinding, burning at high temperature. Used where construction work need to the carried out at fast rate. हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको फास्ट रेट से इसका क्या चाहिए, हार्डनिंग चाहिए, ठीक है। तो ऑल्सो इन द यूज इन द रिपेयर वर्क, इसको हम लोग और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रिपेयर वर्क में करते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक सीमेंट हो रहा है। हाइड्रोफोबिक, दिस सीमेंट कंटेन एसिड और नेफ्थिन सोप विच प्रोवाइड्स हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसमें हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? एसिड और नेफ्थिन सोप का यूज करके इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इंक्रीजिंग फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या है? दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग पोजोलाना, ए टाइप ऑफ फ्लाइस। ये फ्लाइस का एक टाइप होता है पोजोलाना, उसको हम लोग 10 से 30% तक यूज कर लेते हैं। इट इम्प्रूव द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये क्या करता है? अपने आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ को मजबूती देता है, मतलब जो सीमेंट के अंदर जो बॉन्ड बनाएगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करता है। increases abrasion resistance cement, increases water tightness of the structure, used in the general construction, और ये इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करें तो ये दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग C3A कंटेंट बाई 5 से 6% कंटेंट बाई 5 से 6% विच इंक्रीजेस सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। इट इज यूज इन द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, हम लोग कैनाल में, सीवियर में, कैनाल का लाइनिंग मतलब समझते हैं, उसमें जो देखते होंगे ढलाई, जैसे मट्टी वाला बना रहता है ना, तो उसके अंदर क्या कर देना? सीमेंट का ढलाई कर देना, ठीक है। सीवर, कलवर्ट, साइफन, ETC। आते हैं फैक्ट्स अबाउट सीमेंट के बारे में बताते हैं। ये क्या बताता है ना कि OPC जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड, मतलब 28 दिन में इसका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, तो उसी को हम लोग ग्रेड बोलते हैं। तो यानी 33 न्यूटन पर mm², अगर 28 दिन में आ रहा तो उसका नाम हो जाएगा 33 ग्रेड। 43 ग्रेड कैसे नाम आया? 43 न्यूटन पर mm², इसका स्ट्रेंथ है 28 दिन में, ठीक है। 53 वाला उसी प्रकार से। 1 बैग में कितना केजी होता है? 50 केजी होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग 0.0347 मीटर क्यूब होता है। एक बैग में कितना लीटर? 35 लीटर वॉल्यूम होता है गेज बॉक्स, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो 1440 केजी पर मीटर की होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें तो 2250 सेंटीमीटर² पर ग्राम होता है। एवरेज पार्टिकल के साइज की बात करें तो 90 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। चलिए, तो सीमेंट ये आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, मोटार पे हम लोग बढ़ते हैं। मोटार क्या है? तो इट इज ए प्लास्टिक मिक्सचर ऑफ ए बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट और मड और लाइम, फाइन एग्रीगेट, सैंड और सुर्खी एंड वाटर। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मोटार होता है वो किसका पेस्ट बना होता है। तो मान लीजिए कि सीमेंट मिला दिए, पहले क्या मिला दिए? सीमेंट, फिर मिला दिए इसमें सैंड, और उसमें मिला दिए क्या? वाटर। अगर ये तीनों का हम मिक्सचर बनाते, पेस्ट बनाते, उसी को क्या बोलते हैं? मोटार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात आता है यहाँ पे कि ये ऐसा थोड़ी कि स्टार्टिंग से सीमेंट ही यूज होता आ रहा है, ये सीमेंट की जगह कोई किसी और बाइंडिंग मटेरियल को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए सीमेंट ही है जो एक परफेक्ट बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है।
पहले के ज़माने में लाइम का यूज किया जाता था, जैसे अभी हम लोग सीमेंट मिलाते हैं वैसे लाइम का यूज किया जाता था। अभी भी गांव घर में मड का यूज किया जाता है। मड मतलब मिट्टी का, आटा लगाते तो हम लोग सीमेंट से न लगाते तो कितना को देखिएगा मिट्टी से लगाएगा, मिट्टी डालेगा फिर ईटा लगाएगा, फिर मिट्टी देगा फिर ईटा लगाएगा, तो उसको हम लोग मड मोटार बोलते हैं। जो मिट्टी वाला मोटार होता है ना उसको मड मोटार के नाम से जानते हैं। तो सैंड के जगह ऐसा नहीं कि सिर्फ बालू का ही इस्तेमाल किया जाता है, सैंड के जगह सुर्खी का भी यूज किया जाता है, ठीक है। और वाटर हो गया, तो ही बोल रहा है कि जो मोटार है वो किसका किसका पेस्ट है, तो सीमेंट सैंड वाटर का। इसके जगह ऑप्शनल है, मतलब आप लाइम भी ले सकते हैं, मड भी ले सकते हैं, फाइन एग्रीगेट में सैंड भी ले सकते हैं या सुर्खी भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये सब को मिक्स करने के बाद जो पेस्ट तैयार होता है उसी को हम लोग मोटार बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मोटार की बात करें तो ये बेस्ड ऑन द बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल पे बेस्ड होता है। जैसे लाइम मोटार, अगर लाइम से मिलाकर बना रहे हैं तो उसको हम लाइम मोटार कहते हैं। सीमेंट से मिलाकर बना रहे हैं तो सीमेंट मोटार कहते हैं। गेज मोटार क्या होता है, लाइम मोटार पहले बना लीजिए, लाइम मोटार बना लीजिए, उसमें फिर सीमेंट भी मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, सीमेंट मिला दीजिए लाइम मोटार में, ठीक है। लाइम मोटार बनाने के बाद उसमें सीमेंट भी ऐड कर दीजिए तो उसी को गेज्ड मोटार कहते हैं। अब मड मोटार तो समझाइए जो मिट्टी वाला। ये स्ट्रेंथ हम लोग टेस्ट करेंगे तो देखेंगे स्ट्रेंथ को, ठीक है। आते लाइम मोटार क्या है, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ ए लाइम, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, सैंड और सुर्खी एंड वाटर। जनरली लाइम मोटार, हाइड्रोलिक लाइम मोटार इज यूज द फाउंडेशन वर्क इन डैम कंडीशन। इसको लाइम मोटार को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डैम बनाना हो या फाउंडेशन वर्क हो तब यूज करते हैं। अच्छा, ये लाइम मोटार हुआ कैसे, तो अभी हम बता रहे थे कि लाइम लेंगे, सैंड लेंगे और क्या लेंगे, वाटर लेंगे, सीमेंट नहीं लेना है, ठीक है। लाइम, सैंड और वाटर, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम मोटार कहते हैं। क्लियर, चलिए। द रेशियो ऑफ द लाइम मोटार इन द रेंज ऑफ 1:1 to 1:3। ये मिक्स रेशियो बताता है कि बन कटौती, ऐसे मान लीजिए दो तरह से हम ले सकते हैं, एक तो नाप के ले सकते हैं, दूसरा तौल के ले सकते हैं। कोई लेकिन देखते होंगे गांव घर में नाप ही के बनाता है, एक कटौती रखे रहता है ऐसे करके, एक कटौती सीमेंट लिया तो आपको 2 कटौती क्या लेगा, आपको सैंड लेगा, ठीक है। या लाइम ले रहे हैं तो 1 कटौती लाइम लेगा तो 2 कटौती क्या लेगा, सैंड लेगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो द रेशियो ऑफ लाइम मोटार इन द रेंज ऑफ 1:2 to 1:3। सीमेंट मोटार की बात करते हैं तो सीमेंट मोटार में इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। द रेंज ऑफ सीमेंट मोटार 1:2 1:6, ठीक है। सीमेंट मोटार जो होता है उसमें हम लोग सीमेंट, सैंड, वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये सब पॉइंट में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। गेज मोटार क्या है, तो अभी जस्ट बता के आए हैं कि लाइम मोटार जो बनाए थे ना उसी में सीमेंट भी ऐड कर दीजिए तो उसी को गेज मोटार कहते हैं। तो ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन समटाइम्स सीमेंट इज एडेड टू इन लाइम मोटार टू अप्रूव इट क्वालिटी। इसमें हम लोग क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लाइम मोटार में सीमेंट का भी यूज कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग गेजिंग के नाम से जानते हैं। इसको द रेंज ऑफ गेज मोटार इज इन बिटवीन 1:6 to 1:9, जहाँ पे 1 क्या है, सीमेंट है और 6 क्या है, लाइम मोटार है। मतलब लाइम मोटार अगर 6 कटौती ले रहे हैं, 6 कटौती लाइम मोटार ले लिए, कई कटौती हुआ, 3 5 हुआ, 6 कटौती लाइम मोटार है तो 1 कटौती आपको सीमेंट लेना है, ठीक है। तो 1 पार्ट इज द सीमेंट एंड 6 पार्ट इज द लाइम मोटार, ठीक है। तो इसी को हम लोग गेज मोटार कहते हैं। मड मोटार की बात करें तो इन दिस मोटार मड इज यूज्ड। मड मतलब ऐसे क्ले, कीचड़ होता है तो मिट्टी में जो देखते होंगे ना ऐसे सान देता है, पहले मिट्टी को क्ले में पानी उनी डाल के उसके बाद उसका यूज करता है। ये बाइंडिंग मटेरियल और सुर्खी, सॉ डस्ट। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या क्या मिलाते थे, सीमेंट मिलाते थे, एक सेकेंड रुकिएगा, चार्ज में थोड़ा सा लगा। यहाँ पे क्या क्या मिलाते थे, सीमेंट मिलाते थे, सैंड मिलाते थे और क्या मिलाते थे, वाटर मिलाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सीमेंट के जगह हमको क्या ले लेना है, मड। जहाँ पे सीमेंट ले रहे हैं वहाँ पे क्या ले लेना है, मड। और जहाँ सैंड ले रहे हैं वहाँ पे ना गाय का गोबर हो या राइस हस्क हो, भूसा का नाम सुने, जो गेहूं धान कटता है तो उसके बाद जो भूसा उसे बनता है, तो भूसा को उसमें मिला देना, वाटर को मिला देना, ठीक है। तो जहाँ पे हम सैंड यूज कर रहे हैं वहाँ पे राइस हस्क का यूज कर लेंगे, ठीक है।
जिसको हम लोग भूसा के नाम से जानते हैं। तो वही आपका जो मोटार बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मड मोटार बोलते हैं। अब यहाँ एक टॉपिक आपको, एक सुर्खी नाम का एक टॉपिक दिखा होगा, मतलब वर्ड दिखा होगा, वो सोच रहे होंगे कि सुर्खी क्या है। जैसे बोल रहे थे ना सैंड या सुर्खी, सुर्खी क्या है, तो इट इज ए फाइन एग्रीगेट, ये फाइन एग्रीगेट यानी सैंड के तरह ही होता है, लेकिन ये ऑब्टेन फ्रॉम द क्रशिंग ऑफ ओवर ब्रंट ब्रिक। झामा ईटा का नाम सुना है, तो झामा ईटा जो ओवर ब्रंट ब्रिक हो जाता है उसी को छोड़कर क्रश करके हम लोग क्या बनाते हैं, सुर्खी बनाते हैं। इन कैन बी ऑल्सो फ्रॉम ब्रंट क्ले पाउडर, ठीक है। सुर्खी इम्पार्ट बेटर स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोसिटी टू द स्ट्रक्चर। सुर्खी इज एडेड इन लाइम टू द प्रिवेंट श्रिंकेज। हम लाइम में इसका यूज करते हैं ताकि श्रिंकेज को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। मोटार डेंसिटी, अच्छा यहाँ पे देखिए तीन तरह का होता है, एक लाइट वेट मोटार होता है, एक हैवी वेट मोटार होता है, एक होता है एक्सरे शील्डिंग मोटार, ठीक है, जो एक्सरे वाले रूम में जिस मोटार का यूज किया जाएगा। तो मोटार डेंसिटी लेस देन अगर 1500 केजी पर मीटर क्यू है तो उस मोटार का नाम हम लोग लाइट वेट बोलते हैं। डेंसिटी पढ़े हैं ना, तो मोटार डेंसिटी अगर लेस देन और इक्वल टू 1500 केजी पर मीटर क्यू रहे तो उसे हम लोग लाइट वेट कहते हैं, मोटार कहते हैं। अगर मोटार डेंसिटी 1500 केजी पर मीटर क्यू से ज़्यादा है तो उसको हम लोग हैवी मोटार कहते हैं। और अगर आपको एक्सरे शील्डिंग रूम बनाना है तो आपको 2200 केजी पर मीटर क्यू से ज़्यादा लेना है, किसको, मोटार डेंसिटी को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पहले मोटार पढ़ लिए, अब इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं, तब सैंड को देखेंगे। यहाँ एक नाम सैंड भी यूज हो रहा था ना, तो सैंड एक छोटा सा टॉपिक है इसीलिए इसी में मिला दिए, ठीक है। अलग से नोट्स नहीं, मतलब अलग से इसका चैप्टर नहीं बनाया, इसी में मिक्स कर दिए, ठीक है। बस इतना सैंड पढ़ना है, बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड खत्म हो गया, सैंड में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो मोटार हम लोग कहाँ कहाँ कितना मिक्स रेशियो का यूज करते हैं। अगर प्लास्टर करना है आपको तब 1:3 का यूज कर लीजिएगा या 1:4 का। 1:3 मतलब क्या बताता है कि 1 सीमेंट लेना है तो 3 क्या लेना है, सैंड लेना है, ठीक है। तो ये प्लास्टर रहेगा था। पार्टीशियन एंड पारापेट बोल रहे थे, पारापेट बॉल क्या समझाए थे कि छत के ऊपर हम लोग चारों तरफ घेर देते ताकि बच्चे उच्चे उधर ना गिरे या कोई भी सेफ्टी पर्पस के लिए। तो उसमें अगर आपको यूज करना है तो 1:3 का। पॉइंटिंग क्या होता है, तो ये आप ब्रिक लगाते होंगे ऐसे करके, ब्रिक देखे होंगे, मैसनरी जिसको हम लोग पढ़े थे, देखे होंगे ऐसा ब्रिक लगा रहता है। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है ना, तो ज्वाइंट में अगर हम ऐसे इसमें मोटार फिल करते हैं, इस तरह से मोटार फिल करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यही मोटार कितना का होना चाहिए, तो 1:1 का 1:2 का होना चाहिए, ठीक है। कब, जब हम पॉइंटिंग कर रहे हैं तो इसी को पॉइंटिंग बोला जाता है। डीपीसी पढ़ाए थे, डैम प्रूफ कोर्स, जो कैपिलरी राइज जो होता है वाटर का सब स्ट्रक्चर से जो सुपर स्ट्रक्चर में ना जाए तो उसी को हम लोग डीपीसी बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, जो 1:2 का होना चाहिए। जनरली आरसीसी वर्क हो तो 1:3 का, ब्रिक वर्क हो तो 1:6 का, फायर वर्क हो तो 1:2 का, लेकिन 1 हाई एल्यूमिना सीमेंट होना चाहिए या 2 सुर्खी होना चाहिए। सैंड नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना, सुर्खी लेना है। कंस्ट्रक्शन इन वाटर लॉग्ड एरिया, जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, दलदल एरिया बोलते हैं, 1:3 का। ग्राउंटिंग है तो 1:1.5 to 1:2 का। गंटिंग है तो 1:3 to 1:4 का। अब ग्राउंटिंग और गंटिंग है क्या, तो ग्राउंटिंग होता है ना कि अगर सीमेंट में क्रैक आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ बनाया है, ये आपका सीमेंट में क्रैक आ गया इसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर में आपका क्रैक आ गया तो यहाँ पे मोटार से फिल कर देते हैं, भर देते हैं, माने मोटार बना के भर देते हैं इसको। जो क्रैक आया ना, गैप जिसको बोलते हैं, कि ऐसे बोलते हैं दरार आ गया, दरार सुने हैं। खेत उत में ज्यादा देखते होंगे मिट्टी, गर्मी के दिन में मिट्टी फट जाता है, बीच से दरार बन जाता है। तो ऐसा ही आपके मान लीजिए नीचे फर्श बनाए तो उसमें भी क्रैक आ जाता है, तो क्रैक को फिल करने के लिए मोटार का यूज करते हैं, उसी को ग्राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग सीमेंट मोटार टू द फिल द क्रैक एंड ज्वाइंट। ज्वाइंट और क्रैक में फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटार का यूज करते हैं, उसी को ग्राउटिंग बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो इंक्रीजेज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब गंटिंग क्या हो गया, गंटिंग होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए कि पाइप से फूल में पानी देते हैं, पाइप से ऐसे करके, पाइप से, तो पाइप से क्या होता है, पानी निकलता है ना बहुत तेज से, समझ लीजिए बहुत तेज से। उसी तरह से पाइप से कंक्रीट निकलता है बहुत तेज से, और जहां आपको कंक्रीटिंग करना है, जहां ऐसे छड़ को बांध दिए इस पे गिराते रहते हैं, तो यही एक गन की तरह होता है। मतलब जैसे आपका पाइप से पानी निकलता है तो यही पाइप से क्या निकलता है, सीमेंट, लेकिन यहाँ एक नोजल लगा रहता है जो प्रेशर ज्यादा, मतलब बहुत प्रेशर से निकलता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट
मोटार इन प्रेशराइज्ड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट गन है। इसको सीमेंट गन बोलते हैं या स्प्रे गन भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए एकदम सेम चीज, जैसे पानी से आप पाइप से पानी पटाते हैं उसी तरह से उससे सीमेंट मोटार निकलता है, ठीक है। कंक्रीट निकलता है, मोटार निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंटिंग कहते हैं। क्लियर। इसको फिगर में देख सकते हैं आप, गूगल पे सर्च कीजिएगा गंटिंग ग्राउंटिंग, तो वहाँ पे फिगर दिखाएगा। ऐसे बिना पढ़े समझ में आ जाएगा देख के फिगर से ही, ठीक है। तो यहाँ तो हम फिगर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप एक बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम मोटार का टेस्ट देखेंगे, लेकिन टेस्ट देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा सैंड के बारे में जान लेते हैं। तो सैंड क्या है, इट इज ए फाइन एग्रीगेट विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम रिवर, ड्यून और नाला, सी ETC। ये सैंड क्या होता है, तो ये फाइन एग्रीगेट होता है, मतलब कि जैसे दो तरह के बताए थे, एक फाइन एग्रीगेट बताए थे और दूसरा कोर्स एग्रीगेट बताए थे। फाइन एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, और कोर्स एग्रीगेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोर्स एग्रीगेट को खाली एग्रीगेट, जिसको गिट्टी आप बोलते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट गिट्टी होता है, फाइन एग्रीगेट बालू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइन एग्रीगेट है जो हमको कहाँ से, रिवर से, रेगिस्तान से, नाला से, समुद्र से इत्यादि से मिलता है, ठीक है। तो ये सैंड है। अब यहाँ पे एक टॉपिक राइज होता है, बल्किंग ऑफ सैंड क्या है। तो बल्किंग ऑफ सैंड है ना, कि जैसे मान लीजिए कि बालू ला के ढेरी लगा के रख दिए, इसको क्या बोलते हैं, ढेर लगा के रख देते हैं। तब यहाँ पे पानी अगर रेनफॉल हो गई है या कोई भी मॉइस्चर कंटेंट के संपर्क में आया, यानी पानी की मात्रा इस पे पड़ा, तो क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सैंड है, ये सैंड है, ठीक है। अब पानी पड़ने से इस पे क्या होता है, इसके चारों ओर एक लेयर बना देता है वाटर, ठीक है। इसके चारों ओर क्या बना देता है, लेयर बना देता है, फिल्म जिसको बोलते हैं, लेयर मतलब फिल्म, चारों तरफ लेयर बना देता है। तो लेयर बनाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसी को बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। कि जो बालू है वो मॉइस्चर कंटेंट के संपर्क में आने से उसके लिए चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो यानी हम बोलेंगे कि अगर हम बालू में अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं ना है कि कितना भी पानी देते जाए वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका भी एक लिमिट है, ठीक है। तो पहले पढ़ लीजिए, द परसेंस ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज द वॉल्यूम, दिस इज ड्यू टू दैट मॉइस्चर मेक फिल्म अराउंड सैंड। सैंड के चारों तरफ क्या बना लेता है, एक फिल्म बना लेता है, विच रिजल्ट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंड, जिससे क्या होता है, सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5 से 8% चेंज द वॉल्यूम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 से 40%। अगर आप 5 से 8% अगर पानी देते हैं ना, तो 20 से 40% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जरी सा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10% के बाद अगर आप पानी दीजिएगा ना, तो उसका जो फिल्म बन रहा था, लेयर बन रहा था चारों ओर, वो लेयर टूटना स्टार्ट हो जाएगा और आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 8% तक के लिए ही वैलिड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया, ये सब टॉपिक पढ़ लिए। अब लास्ट मोटार का बचा उसका टेस्ट, ठीक है। अब उसका लास्ट मोटार का क्या बचा, टेस्ट, जो ऊपर पेज में डाले थे सीमेंट के साथ ही लिखा हुआ था, तो वही मोटार टेस्ट अब पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड वेट प्लीज। तो हम लोग यहाँ पे मोटार टेस्ट देख लेते हैं, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मोटार टेस्ट में पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोटार टेस्ट में जो किसके तहत, किस कोड के तहत इसका प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो आपका कोड है IS कोड 4031 पार्ट 6। कितना है, 4031 पार्ट 6। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पहला, तो इसमें हम लोग क्या क्या, मतलब कि अच्छा इसमें होता है क्या ना, कि हम 3 गो क्यूब लेते हैं, जिसमें सीमेंट का मोटार डालते हैं, मतलब सीमेंट मोटार डालते हैं। उसके बाद हम लोग CTM यानी कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे इस पे रख के इसका लोड चेक करते हैं कि कितना पे टूटता है। तीनों का एवरेज जितना पे फेल हुआ होगा, तीनों का एवरेज वही आपका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो ये लैब में किए होंगे तो आपको याद होगा, और नहीं किए हो तो हम सभी पॉइंट को यहाँ पर समझाएंगे, आप आराम से समझते चलिएगा। तो ये आपका 3 क्यूब लेते हैं, ऐसा 3 क्यूब लेना है, जिसका डायमेंशन कितना रहेगा, 7.6 रहेगा। क्यूब का मतलब समझते हैं ना, कि लेंथ विड्थ हाइट सेम रहेगा, यानी 7.6 गुने 7.6 गुने 7.6, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद 3 क्यूब है, तो तीनों में हम लोग मोटार फिल करते हैं। मोटार कैसे बनाते हैं, 1:3 का बनाना है, यानी 1 सीमेंट लेना है तो 3 सैंड लेना है। और इसमें क्या क्या लेना है, 20 यानी 200 ग्राम सीमेंट लेना है। कितना सीमेंट लेना है, 200 ग्राम। तो सैंड कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम सैंड हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं 1:3 का 200 ले रहे हैं तो 600 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसका एक सेकेंड, हाँ, इसमें सीमेंट मोटार डालते जाएंगे और 8 सेकेंड में 20 नंबर ऑफ स्टॉक करेंगे। यानी इसमें एक मतलब ऐसे रड रहता है, एक रड रहता है ऐसे करके, इससे हम 20 बार इसको क्या करते हैं, कंपैक्ट करेंगे, फिर दूसरा लेयर डालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इसको फिल करने के बाद इसको 24 घंटा के लिए पानी में डाल देते हैं। पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 27 डिग्री ±2 डिग्री, माने 2 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 27 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम सीटीएम यानी 24 घंटा के बाद इसको हम सीटीएम पे डाल के कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे डाल के इसका लोड को चेक करते हैं और तीनों को फेलियर लोड, जहां पे फेल किया उस लोड को एवरेज कर लेते हैं। वही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो एक अच्छा, वाटर कितना मिलाएंगे, PY4 + 3%। पी यहाँ पे क्या है, जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किए थे तो वहां पे जो वाटर आया था यानी लगभग 33% आया था। ये वैरी भी कर सकता है, आपके क्वालिटी कंटेंट, आपके टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये सब पे डिपेंड कर सकता है। तो PY4, पी यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो परसेंटेज ऑफ वाटर आया था, सबको हम यहाँ पे निकालने के बाद अगर आपका 3 दिन में कंप्रेसिव, CS मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 3 दिन के बाद अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 11.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन कम नहीं होना है। अगर कम होता है तो आपका फेल मतलब सही नहीं है, फिर से कास्टिंग कीजिए, फिर से बनाइए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बढ़ाइए। ठीक है, CS अगर आफ्टर यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 दिन के बाद कितना से कम नहीं होना चाहिए, 17.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक टेबल भी दे दिए हैं कि OP से अगर 33 ग्रेड का है, 33 ग्रेड मतलब समझते हैं कि 33 ग्रेड मतलब होता है ना कि 28 दिन में उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है वो 33 न्यूटन पर mm²। इसी तरह से 43 होता है, 53 होता है, उसका भी मतलब वही है कि 28 दिन में अगर जो सीमेंट अगर 28 दिन में मान लीजिए कि 43 दे रहा है, 43 न्यूटन पर mm² देता है, तो इसका नाम 43 ग्रेड का हो जाता है। ठीक है, यानी 28 दिन का जो स्ट्रेंथ होता है उसका, उसी के नाम पे हम ग्रेड को रख देते हैं। ये OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो 33 ग्रेड का मतलब 28 दिन में कितना इसका स्ट्रेंथ है, 28 दिन में इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 33 न्यूटन पर mm² है। 3 दिन में 16 न्यूटन पर mm² है, 27 दिन में 7 दिन में कितना है, 22 न्यूटन पर mm² है। PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो है 3 दिन में 16 न्यूटन पर mm² और 7 दिन में 22 है, इस भी दोनों सेम है। अगर लो हीट सीमेंट की बात करें तो 3 दिन में 10 न्यूटन पर mm², 7 दिन में 16 और 28 दिन में 35। अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो फर्स्ट डे में ही 16 न्यूटन पर mm² अचीव कर लेता है और 3 दिन में 27.5 न्यूटन पर mm² अचीव कर लेता है। अगर हम हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो इसका जो होता है 1 डे में 30 न्यूटन पर mm² होता है और 3 दिन में 35 न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका अच्छा, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन देखे होंगे तो कुछ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, इसको यहाँ पे हम ब्लॉक रख दिए जो हम बनाए थे सीमेंट वाला। अब ऊपर से हम इसको दबाते हैं तो वही कितना स्ट्रेंथ पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे होता है, फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट 12 जैसे वहाँ पे कितना सैंपल ले रहे थे, 9 सैंपल ऐसे लेना है, तो जिसमें हम 3 सैंपल ही लेकर बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 12 सैंपल लेना होता है। ठीक है, आर कास्टेड सीमेंट सैंपल ऑफ मोटार 1:3 और कितना का होना चाहिए, 1:3 विद द वाटर कंटेंट PY5 + 2.5%। अच्छा, ये जैसे वहाँ पे वाटर कितना ले रहे थे, PY4 + 3% ले रहे थे ना, तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ में PY5 + 2.5% लेना है। आफ्टर 24 आवर के बाद सैंपल को पानी में डाल देना, पानी से निकालने के बाद मतलब पानी में डाल देना, उसके बाद निकालने के बाद उसका 3 दिन पे और 7 दिन पे इसका टेस्ट चेक करते हैं। जो आपका लोड अप्लाई कीजिएगा वो पर मिनट 3.5 न्यूटन पर mm² के दर से कीजिएगा। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आना चाहिए 3 दिन के बाद वो 2 न्यूटन पर mm² से लेस देन न होना चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज और 2.5 से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका क्या था, 2 तरह का टेस्ट था मोटार में। ये टॉपिक आपका मोटार का खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे,
कंक्रीट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग सीमेंट देखे थे, उसके बाद हम लोग मोटार देखे, अब हम लोग कंक्रीट देखेंगे। तो कंक्रीट क्या होगा कि सीमेंट, एक सेकेंड, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। वाटर का पीएच वैल्यू 6.5 to 8.5 के बीच होना चाहिए। साथ में कुछ एड मिक्सचर भी ऐड करते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, तो वो एड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कंक्रीट के जस्ट बाद ही। तो सीमेंट एक पाउडर है, पाउडर प्लस वाटर को पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट प्लस फाइन एग्रीगेट, अच्छा यहाँ पे सैंड को फाइन एग्रीगेट भी बोला जाता है, सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। और कोर्स एग्रीगेट गिट्टी को बोलते हैं, जो एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। यानी बालू को हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, गिट्टी को कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, सिंपल भाषा में। सीमेंट पाउडर हो गया, पाउडर प्लस वाटर पेस्ट हो गया, पेस्ट प्लस फाइन एग्रीगेट। मोटार हो गया, मोटार प्लस कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करें तो बैचिंग मतलब कैसे कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले बैचिंग करते हैं। बैचिंग मतलब हम उसको नापते हैं या तौलते हैं। नापते वॉल्यूम में करते हैं या वेट में करते हैं। वॉल्यूम बैचिंग, वेट बैचिंग। वॉल्यूम में जो होता है, सीमेंट ऑलवेज मेजर्ड बाय द वेट बैचिंग। सीमेंट को हमेशा वेट बैचिंग में करते, उसको तौल कर लिया जाता है। 50 kg का एक बैग जो होता है, एक पैकेट सीमेंट का होता है, वो 50 kg होता है। उसमें कितना होता है, 50 kg होता है सीमेंट। एक पैकेट में 50 kg सीमेंट होता है। तो सीमेंट ऑलवेज मेजर्ड बाय द वेट बैचिंग, ठीक है। ऐसे वॉल्यूम बैचिंग मतलब मापते हैं ना कि 1 कठौती सीमेंट, 2 कठौती बालू, 3 कठौती एग्रीगेट, उसी तरह से। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स में भी 2 तरह से करते हैं, या तो मशीन में डालकर मिक्स करते हैं या हैंड से ही मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मशीन मिक्सिंग भी 2 तरह का होता है, एक ड्रम मिक्सचर होता है, दूसरा पैन मिक्सचर होता है, ठीक है। और ड्रम मिक्सचर में भी टिल्टिंग मिक्सचर होता है, नल टिल्टिंग मिक्सचर होता है, रिवर्सिंग मिक्सचर होता है। तो मिक्सर मशीन आप लोगों ने देखा होगा, जब घर में काम होता है तो मशीन आता है एक, जिसमें मसाला डालकर मिलाया जाता है। मसाला मिलाने के बाद उसके बाद हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, जहां हम ले जाना है, जहां पे काम चल रहा है वहां पे। ऐसा नहीं कि जहां काम चल रहा है गांव घर में स्पेस होता है, जगह होता है, तो हम वहीं पे जस्ट मिला लेते हैं। लेकिन शहर जहां पे जगह नहीं होता, थोड़ा दूर जहां पे जगह होता है वहां मिलाकर जहां काम होता है वहां भेजा जाता है, ठीक है। और ये आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्या अगर जहाँ काम हो रहा है, अच्छा फिर भी जहाँ काम हो रहा है तो नीचे ऊपर ढलाई हो रहा है तो नीचे ही ना मिलाएंगे, नीचे से फिर भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो ही बाई मोटार पैन द्वारा या बकेट एंड रोप वे द्वारा, ठीक है, वेस्ट एंड रोप द्वारा ओवरग्राउंड पे, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर द्वारा, चूट्स द्वारा, पंप्स द्वारा, ठीक है। तो ये सब आपको माध्यम है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग के बाद हम उसको प्लेस करते हैं, कठौती में लेकर। देखते होंगे मजदूर लोग क्या करता है, फेंकते रहता है। तो जो फेंकेगा ऊपर मतलब माथा पे रखे रहता है, माथे पर से फेंक देता है। तो 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से नहीं फेंकना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर से फेंक दिया, ऊपर से फेंकने पे क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, सीमेंट अलग, बालू अलग, पेस्ट अलग। इसलिए बोलिएगा कि 1.5 मीटर से कम हाइट से फेंकने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपैक्टिंग करते हैं ताकि वहां से एयर वॉइड्स क्या हो जाए, बाहर हो जाए, बाई यूजिंग वाइब्रेटर, न्यूडल वाइब्रेटर हो या सरफेस वाइब्रेशन हो, ठीक है। वाइब्रेटर इसलिए करते हैं ताकि उसमें एयर वॉइड्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग मतलब पटाना बोलते हैं हम लोग ना, कि पटाते हैं 7 दिन तक, 8 दिन तक, ठीक है, पानी डालना, ठीक है। क्यूरिंग मतलब पानी से डेली हम लोग सुबह उठकर मॉर्निंग में या इवनिंग में क्या करते हैं, पानी डालते हैं उस पर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं। उसके बाद क्यूरिंग कैसे करते हैं, फ्लडिंग मेथड से करते हैं, मतलब पूरा ऐसे मिट्टी से घेर देते हैं और उसके बाद इसमें पानी भर देते हैं। ऐसा ही जनरली आप लोगों ने देखा होगा, या जूट के बैग को भींगा भींगा कर रख देते हैं, या स्टीम क्यूरिंग भी करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिशिंग बोलते हैं। प्लेसिंग के बारे में भी बता रहे थे कि जो मजदूर लोग ले जाता है माथा पर ढोके और ऊपर ही से फेंक देता है, यानी उसको हम लोग प्लेसिंग बोलते हैं, ऊपर से फेंकने वाले को। तो कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड फ्रॉम द
द हाइट मोर देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के ज्यादा हाइट से नहीं फेंकना है, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेडिग्रेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ एयर वॉइड फ्रॉम कंक्रीट इज नोन एज कंपैक्शन, एयर वॉइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, कंपैक्शन कहलाता है। वो ज्यादा देर नहीं, 1 से 3 सेकेंड तक ही वाइब्रेटर का यूज करना है। वाइब्रेटर मशीन आता है जो हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट में डालकर वाइब्रेट करते हैं, तो 1 to 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो वहां पे ब्लीडिंग या सेडिग्रेशन हो सकता है। ब्लीडिंग कब होगा, जब उसमें ज्यादा पानी होगा तब ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग का मतलब पानी ऊपर छहला जाना, ठीक है, कंक्रीट से पानी ऊपर जमा हो जाएगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, छहला जाएगा ऊपर। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कंक्रीटिंग किए, कंक्रीटिंग के बाद देखते होंगे ऊपर ऊपर पानी जमा हो गया, तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। सेडिग्रेशन क्या होता है, सीमेंट अलग हो गया, बालू अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया, उसको हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं, सेग्रीगेशन, ठीक है। क्यूरिंग क्या होता है, तो हम लोग पानी देते रहते हैं ताकि उसका हीट हाइड्रेशन सही रहे। इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट डैम टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज नोन एज क्यूरिंग, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा पानी से हम क्यों पटाते हैं, ताकि उसका सीमेंट का हाइड्रेशन बना रहे, ठीक है। क्यूरिंग मस्ट बी डन फॉर एट लीस्ट 10 days to 3 week, जो क्यूरिंग होगा, पानी पटाया जाता है 10 days से लेकर 3 week तक एटलीस्ट करना चाहिए आपको। इफ रैपिड हार्डनिंग, अगर सीमेंट का टाइप्स पढ़ाए थे तो वहां पे एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट था जो जल्दी सेट हो जाता था, उसके लिए नॉट बी लेस देन 7 days, 7 days से कम नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 दिन से 3 week तक था ना, तो इसको में 7 दिन से कम नहीं करना है, ज्यादा ही करना है, मैंने 7 दिन तक आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में रहेगा, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, तो जब हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो वहां पे कुछ कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट सम कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन आर टेक प्लेस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट 22.5% होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड एंड 15% एक्स्ट्रा होता है किसके लिए, जेल वाटर होता है, जिसको हम लोग वर्कबिलिटी के लिए बोलते हैं कि काम करने के लिए, जैसे सूखा रहेगा तो काम करने में नहीं बनेगा, उसको पानी देकर थोड़ा सा ढीला किया जाता है कंक्रीट को, ताकि बढ़िया से हम कंक्रीटिंग कर सके, प्लेस कर सके, ठीक है। तो 22.5% जो होता है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए होता है, बाकी 15% जेल वाटर होता है, जिससे हम लोग वर्कबिलिटी के लिए देते हैं, ठीक है, ताकि काम करने में आसानी हो, ठीक है। सूखा रहेगा तो आपको बढ़िया से प्लेस नहीं होगा, तो इसलिए और 15% देते हैं, यानी टोटल लगभग 38% होता है। क्यूरिंग में स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन प्री कास्ट कंक्रीट। 3 तरह के हम लोग क्यूरिंग देख रहे थे, एक फ्लड क्यूरिंग देख रहे थे, दूसरा जूट बैग से देख रहे थे, और एक स्टीम क्यूरिंग देखे थे। स्टीम क्यूरिंग प्री कास्ट कंक्रीट जो पहले से तैयार किया जाता है, जिसे स्लीपर वगैरह, पोल लाइन वाला, बिजली वाला जैसा पोल है, पहले से प्री कास्ट किया जाता है, उस सब के लिए स्टीम क्यूरिंग किया जाता है। बेस्ट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बिकॉज स्टीम क्यूरिंग विस्कोसिटी इज लो देन ऑल केमिकल रिएक्शन फुलफिल इन द कंक्रीट है। उसको स्टीम क्यूरिंग करने से क्या होता है, उसका विस्कोसिटी लो हो जाता तो जितने भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो सभी फुलफिल हो जाते हैं। टेस्ट ऑन कंक्रीट की बात करें तो 3 तरह का है, स्ट्रेंथ टेस्ट है, वर्केबिलिटी टेस्ट है, और तीसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। स्ट्रेंथ टेस्ट में भी 2 तरह का है, कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट है, दूसरा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। स्ट्रेंथ टेस्ट में भी 2 तरह का था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल में भी 2 तरह का, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, दूसरा मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट है, ठीक है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट को हम लोग फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है IS कोड 516/1959 के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें क्या होता है, हम लोग 3 क्यूब, ऐसे तो 9 क्यूब रहता है, लेकिन हम लोग 2-3 क्यूब ही कॉलेज में यूज करते हैं। तो एक क्यूब बनाना होता है, ठीक है, क्यूब बनाना होता है, क्यूब का मोल्ड दिया रहता है आपको, उसी में डाल के क्यूब बनाना होता है, जिसका साइज जो होता है 150 × 150 mm का होता है, ठीक है, 150। अच्छा, ये कब लेते हैं, 2 तरह के आपके पास क्यूब होता है, एक 100 mm × 100 mm × 100 mm का रहता है, और दूसरा 150 × 150 mm का रहता है। ये 150 वाला कब यूज करते हैं, जब 19 mm से ज़्यादा
19 mm से बड़ा एग्रीगेट का साइज रहे तब, 19 mm से छोटा एग्रीगेट का साइज रहे तो 100 × 100 × 100 mm का क्यूब यूज करते हैं। आपको बस एग्जाम में लिखना है अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। अभी जो मैराथन क्लास चलेगा वो किसके लिए है? एग्जाम में लिखने के लिए है। बाकी रेगुलर क्लास में आप लोग कॉलेज में लैब भी किया होगा, अगर कॉलेज में लैब किए होंगे तो ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में लिखने के लिए जितना हम अभी बता रहे हैं बस उसको फोकस कीजिएगा, आपका एग्जाम में अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो लिखना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कि 150 × 150 mm का एक क्यूब लेना है। कब लेना है 150 × 150 × 150 mm का? जब एग्रीगेट का साइज 19 mm से ज्यादा हो। और 100 × 100 mm का कब लेना है? जब 19 mm से एग्रीगेट का साइज कम हो, ठीक है, ज्यादा हो तो 150 mm, कम हो तो 100 mm। इसके बाद क्या करना है कि एक दिन के बाद इसको मोल्ड को खोल देना है। मोल्ड के खोलने के बाद एक क्यूब निकल जाएगा, क्यूब निकलेगा, उस क्यूब को पानी में डाल देना है। 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद इसका टेस्ट करना है, देखना कितने लोड पे ये फेल्यूर हो रहा है, ठीक है। बस अब उसी थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड डिटरमाइन द compressive strength of concrete by testing the cube of size 150 mm when aggregate are greater than 19 mm। अच्छा एक बात और बता दें कि इसमें जब हम मोल्ड में जब क्यूब रहेगा तो इस मोल्ड में हम लोग जो कंक्रीट फिल करेंगे 3 लेयर में फिल करते हैं। कितना लेयर में? 3 लेयर में। और प्रत्येक लेयर को हम लोग 35 स्ट्रोक ब्लो करते हैं। कब? जब 150 mm का रहता है ना तो 35 बार कंपैक्ट करते हैं। कंपैक्ट मतलब एक रड ले लेते हैं जिसका 16 mm डाया होता है, या क्रॉस सेक्शन में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी, तो 16 × 16 mm का, और 600 mm का इसका लेंथ होता है। उससे हम लोग 35 बार क्या करते हैं? कंपैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे बजाते हैं इस पे, ठीक है। बजाने का मतलब समझे ना, कंपैक्ट करना, ठीक है। 3 लेयर में, एक लेयर डाले, पहले एक लेयर डाले उसको कंपैक्ट करेंगे, यानी उसको क्या बोलते हैं? दबाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा लेयर डालेंगे, फिर 35 बार दबाएंगे, फिर तीसरा लेयर डालेंगे, फिर 35 बार दबाएंगे। तो ये 150 mm का रहेगा तब 35 बार दबाएंगे। कितना बार कंपैक्शन करना है? 35 बार। अगर 100 mm का क्यूब ले रहे हैं तो 25 बार। कितना बार? 25 बार, ठीक है। तो कंक्रीट बाई टेस्टिंग ऑफ क्यूब साइज 150 mm व्हेन एग्रीगेट आर ग्रेटर देन 19 mm। जब 150 mm का साइज लेना है, कब? जब 19 mm से ज्यादा रहेगा तब। और 100 mm का क्यूब रहेगा तब कितना? 100 mm का क्यूब कब लेना है? जब एग्रीगेट का साइज कितना हो? 20 mm से कम हो, यानी 20-19 वही हुआ। 19 mm से जब बड़ा रहेगा तो 150 mm का, और 20 mm से छोटा मतलब 20-19 लगभग एक ही हुआ, ठीक है। कहीं कहीं डाटा ये एक्यूरेट डाटा है। 20 mm से कम, 20 mm से कम मतलब 19, 18, 17, 15, ठीक है। और 19 mm से ज्यादा का मतलब 20, 21, 22 ये सब, ठीक है। तो अगर 19 mm से बड़ा तो 150 मतलब का, और 20 mm से छोटा तो 100 mm का, ठीक है। सम टाइम वी नीड टू द कास्ट ए सिलेंडर ऑफ साइज 300 × mm 150 mm, मतलब डायमीटर इसका कितना लेना है? 150 mm का। लेंथ कितना लेना है? 300 mm का। जरूरत पड़े तो सिलेंडर टेस्ट भी करते हैं, और सिलेंडर टेस्ट हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ में करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लिट वाला में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट। जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ शेप पर, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्यूब का साइज अगर बढ़ते जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे 100 mm का क्यूब लिए हैं, फिर 150 mm का क्यूब लिए हैं, फिर 200 mm का क्यूब लिए हैं, तो जैसे जैसे आप क्यूब का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यूब को हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डालते हैं, सीटीएम में डालते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालते हैं तो वहां पे लोड कितना अप्लाई करना है? 14 न्यूटन पर mm², ठीक है। चलिए, इफ साइज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेज देन स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ड्यू टू प्लेट रेस्ट्रेंट। अगर आप साइज ऑफ क्यूब को बढ़ाते हैं तो आपका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप एंड एंग्युलरिटी नंबर ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? साइज पे भी करता है, शेप पे भी करता है, एंग्युलरिटी नंबर पे भी डिपेंड करता है कोर्स एग्रीगेट का। एग्रीगेट का टेस्ट देखेंगे उसमें एंग्युलरिटी नंबर पता चलेगा। कंक्रीट फेल्यूर होता है मतलब क्या? मोटार से एग्रीगेट अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? फेल्यूर कहलाता है। तो फेल्यूर ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टोन एंड मोटार, मोटार और स्टोन के बीच में बॉन्ड फेल्यूर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट फेल्यूर हो गया। उसके बाद आते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। इसमें अगर आपको लिखना हो तो 2 तरह का लिखेंगे, पहला स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, जो IS कोड 5816
1999 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें हम लोग इस पे लोड लगाते हैं 1.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के पर मिनट, ठीक है, यहाँ पे पर मिनट कर दीजिए, पर प्लेट नहीं, पर मिनट ही होना चाहिए, पर मिनट ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अपर प्लेट हो गया, नीचे वाला लोअर प्लेट हो गया। यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का साइज क्या होगा, 150 mm डायमीटर होगा, और इसका 300 mm क्या होगा, लेंथ होगा, और 150 mm डायमीटर होगा, ठीक है। इसको क्या करना है कि इसमें यूटीएम में हम लोग इसको डालते हैं, प्लेस करते हैं, फिर यहाँ पे एक प्लाईवुड डाल देते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा ना, एक बार लेक्चर देखने के बाद जो जो टेस्ट है वहाँ पे एक बार लैब में देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा अपने आंखों से, तो ठीक है। वैसे कॉलेज में किए होंगे तो याद ही होगा, ठीक है। तो डायमीटर कितना का है, डायमीटर ये 150 लैंगिट्यूडनल रखेंगे इसको, और 300 mm इसका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, ठीक है। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट और डिटरमाइनिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड ऑन अ स्टैंडर्ड सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन एट द रेट 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से इसको क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, जब तक कहीं फेल्यूर ना हो जाए। और फेल्यूर कैसे निकालते हैं, मतलब कितना स्ट्रेस लगा कैसे निकालते हैं, तो 2 × P बटा पाई × DL, ठीक है। जहां पे P क्या है, फेल्यूर लोड है, D डायमीटर है, L उसका स्पेसिमेन का लेंथ है, पाई तो आपको पता ही है। तो P यहाँ पे लोड ऑफ फेल्यूर हो गया, और D हो गया डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल सैंपल हो गया, L हो गया आपका लेंथ ऑफ सैंपल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 12% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, उसका 10 से 12% ही कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मतलब ध्यान से समझिएगा कि कंप्रेसिव जो कंक्रीट बना है, ठीक है, कंक्रीट है, ये कंक्रीट का मान लीजिए 100 अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 10 से 12 ही क्या होगा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा आपका है मॉडुलर ऑफ रप्चर टेस्ट और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें क्या करते हैं ना, एक क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक है, एक बीम जैसा बनाते हैं। अब बीम का जो साइज होता है वो 150 × 150 ऐसे, ये एक सेकेंड, दो तरह का यहाँ पे बनाते हैं। जैसे वहाँ पे पढ़ रहे थे ना अभी कि 19 mm से साइज से अगर बड़ा है तो हम लोग 150 mm का लेते हैं, 19 mm से एग्रीगेट का साइज छोटा है तो हम लोग 100 mm का क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करते हैं। देखिए, इसको बना के दिखाते हैं आपको। इस तरह से ये 150 mm × 150 mm रहेगा, और लेंथ इसका कितना रहेगा, 700 mm। कब, जब 19 mm से एग्रीगेट का साइज बड़ा है तब। लेकिन इसी तरह से फिर दूसरा एक क्यूबाइड बनाएंगे हम लोग, दूसरा क्यूबाइड बनाएंगे, एक सेकेंड। इसको मिटा के फिर से बनाते, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे अब ये इस तरह के रहेगा, तो इस 100 × 100 इंटू कितना का रहेगा, ये 500 का रहेगा। कब, जब 19 mm से छोटा एग्रीगेट रहे तब। तो दो तरह के क्वाइड बनाते हैं, एक 150 × 150 × 700 mm का होता है, एक 100 × 100 × 500 mm का होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे होता है सेंट्रल पॉइंट लोडिंग होता है, और 2 पॉइंट लोडिंग होता है, दो तरह का होता है, वो आप दिखाएंगे अभी फिगर में, ठीक है। और वैसे अगर एक्चुअल फिगर देखना है तो आपको गूगल का सहायता लेना पड़ेगा। दिस इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच मेजर फेल्योर लोड ऑफ एन unreinforced beam against bending. For conductive this test a beam of size 150 mm × 150 mm × 700 mm 100 × 100 × 500 mm। 150 वाला कब यूज करना है, जब इसका एग्रीगेट का साइज 19 mm से क्या हो, ज्यादा हो। और 100 वाला कब यूज करना है, जब 19 mm से क्या हो, कम हो। एग्रीगेट का साइज 19 mm से कम हो, इसका कब, जब ज्यादा हो, ठीक है। अंडर द CTM यानी आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे इसको रखते हैं, एंड लोड इज अप्लाइड 0 पॉइंट। अच्छा, इसमें सेंट्रल पॉइंट टेस्टिंग मशीन का भी यूज करते हैं, सेंट्रल पॉइंट, जिसमें क्या होता है, एक ऐसे होगा। इस मशीन को देखिए, पहले यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है, तो ये हो गया आपका
2 पॉइंट लोडिंग, और एक रहेगा इस तरह से, एक रहेगा, देख लीजिएगा गूगल में थोड़ा सा सर्च करके तो आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे 2 बॉल रहता है ऐसे करके, ऐसे 2 बॉल रहता है, यहीं पे हम लोग क्यूबाइड बनाए थे ना, यहीं पे डालते हैं। तो ये 1 अगर बॉल रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट लोडिंग, और 2 बॉल रहेगा तो बोलते हैं 2 पॉइंट लोडिंग, ठीक है। और इस पे जो लोड लगाते हैं 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट, 1 मिनट में 0.7 न्यूटन पर mm² से इसको लोड देते हैं। और इसका अगर हम मॉडुलर ऑफ रप्चर निकालना चाहें तो 0.7 √FCK, FCK क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट का करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, तो यहाँ पे MOR निकल जाएगा, यानी मॉडुलर ऑफ रप्चर। इसको दूसरे भाषा में निकालना चाहे तो P × L × BD² होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का मदद से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। इफ साइज ऑफ स्टोन एग्रीगेट लेस देन 19 mm, अगर 19 mm से कम है तो कास्ट कैसा करेंगे, 100 × 100 × 500 mm वाला स्पेसिमेन। एंड इफ साइज ऑफ स्टोन एग्रीगेट मोर देन 19 mm है तब हम कास्ट करते हैं 150 × 150 × 700 mm का, ठीक है। जो क्यूब का स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिलेंडर का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर उसके बाद MOR, उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ क्या करता है, वैरीज करता है। तो इसको हम फैक्टर अफेक्टिंग में देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है किस किस चीज पे वैरी करता है, तो पहला साइज ऑफ द स्पेसिमेन। साइज में हम लोग कैसे देख रहे थे कि अगर हम साइज को बढ़ाते थे तो स्ट्रेंथ घटता था, और साइज को घटाते थे तो स्ट्रेंथ क्या होता था, बढ़ता था। यानी साइज ऑफ क्यूब अगर डिक्रीज करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज। तो क्यूब का साइज 100 है तो 1.05 न्यूटन पर mm² है, अगर वही 150 है तो 1 हो गया, 200 है तो 0.95 हो गया, 300 है तो ये नहीं, देखिए क्यूब का साइज अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है शेप ऑफ स्पेसिमेन, अगर सिलेंडर है तो उसका स्ट्रेंथ क्यूब का स्ट्रेंथ का कितना गुना हो जाएगा, 0.8। अगर मान लीजिए क्यूब का स्ट्रेंथ 100 था तो सिलेंडर का स्ट्रेंथ 0.8 गुना 100, 0.8 गुना 100 यानी कितना, 80 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर का कितना है 80, जब क्यूब का कितना हो 100, यानी साइज पे, शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी हम साइज पे देखे, शेप पे देख लिए। एयर कंटेंट की बात करें, अगर एयर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि एयर बर्ड्स ज्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ कम ही जाएगा, ठीक है। दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो पर, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू अब्राम्स लॉ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ इंक्रीजेज देन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज। मॉइस्चर कंटेंट पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ड्राई सैंपल का 1 जो ड्राई सैंपल का स्ट्रेंथ होगा 1.2 गुना स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड सैंपल का होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेस्ट ऑफ फॉर वर्केबिलिटी के लिए।